हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम महेश भास्कर है। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे, संघवाद। ये कंटेंट इसका आपको अवेलेबल शायद कम ही है, वैसे खूब सारा कंटेंट अवेलेबल है पर आपकी शायद पहुंच से दूर होगा। ये फेडरलिज्म, संघवाद टॉपिक इंटरेस्टिंग तो है ही, साथ में कई सारे डायमेंशन आपके क्लियर होंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 पर बात करेंगे कि यूनियन लिखा हुआ है, असल में यूनियन है या नहीं है, फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है, कन्फेडरेशन का क्या मतलब होता है, यूनिटरी फीचर क्या होते हैं, फेडरल फीचर्स क्या होते हैं, भारत की प्रकृति इस प्रकार की कैसी है, या फिर राज्यों की डिपेंडेंसी किस प्रकार से सेंटर पर है। ये टॉपिक कई सारे डायमेंशन को लिए हुए है। करंट के मुद्दे भी बहुत अच्छे बनते हैं। राज्यपाल के की नियुक्ति को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 365, जिसको आप अक्सर सोच देते हैं, आपातकाल का एक आधार बनता है राज्यों में। आर्टिकल 356 पे अपन बात कर सकते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं जो है, ऑल इंडिया सर्विसेज, उनको लेकर क्या इश्यूज है, उन पे बात की जा सकती है। फाइनेंशियल जो डिपेंडेंसी है स्टेट की, वित्तीय निर्भरता है सेंटर पर, इसको लेकर बात की जा सकती है। साथ ही साथ में इस वाले टॉपिक में आप ये देख सकते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव के क्या कारण हैं। नदी जल विवाद को लेकर कुछ देखा जा सकता है। एक बहुत पॉपुलर वर्ड है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, उस पर भी बात की जा सकती है इस टॉपिक में। इसके अलावा संविधान की एकात्मक विशेषताएं कौन सी होती हैं, इस पे भी बात की जा सकती है। संविधान की संघात्मक विशेषताओं पे बात की जा सकती है। भारत का जो नेचर है, आप देखते हैं, वो एकात्मक है या संघात्मक है या मिश्रित है या कोई और है, इस पे बात की जा सकती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्ड यूनियन लिखा हुआ है, पर असल में यूनियन नहीं देखेंगे आप, असल में फेडरेशन की प्रकृति लिए हुए उस बात को देखेंगे। यूनियन वर्ड लिखने के पीछे संविधान निर्माताओं की सोच क्या थी, ये वर्ड लिखा ही क्यों जब यूनियन का नेचर है नहीं, तो अपन देख सकते हैं। इसके अलावा राज्यसभा की स्पेशल पावर अपन देख सकते हैं राज्य सूची के विषयों को लेकर। इसके अलावा आर्टिकल 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, फिर 356 आर्टिकल, 365 आर्टिकल, 280 का अनुच्छेद देखा जा सकता है, 282 का अनुच्छेद देखा जा सकता है, 293 का देखा जा सकता है, 394 का देखा जा सकता है। केंद्र राज्य संबंध, विधायी संबंध क्या होते हैं, उसके बाद में वित्तीय संबंध क्या है, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन किस प्रकार के हैं। कई सारे डायमेंशन इस टॉपिक में वैसे कवर होते हैं, पर चूंकि अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इस लेवल से जाके इसको तैयार करेंगे, तो अपन शॉर्ट रास्ता अपना लेते हैं कि अपने एग्जाम के लिए कितना काम का भी एक बार हो सकता है। हालांकि ये वर्ड बोलना कि एग्जाम के लिए इतना ही काम का, ये तो गलत बात है, पर फिर भी इस टॉपिक में अपन जो डिस्कस करने वाले हैं, सीधा टू द पॉइंट अपन लिखे तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे संघवाद, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म, संघवाद। सबसे पहले इस टॉपिक में अपन क्या क्या देखेंगे, उनकी मैं बात मोटा मोटी एक बार कर लेता हूँ। सबसे पहले देखेंगे कि संघवाद का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, अर्थ। तो सबसे पहले देखेंगे बेसिकली कि असल में संघवाद का मतलब क्या होता है, संघ क्या होता है, संघवाद क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है, कन्फेडरेशन क्या होता है, इसकी बात करेंगे। उसके बाद में ये संघवाद चीज क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो इसके बाद में इस संघवाद की देखेंगे विशेषताएं। विशेषताएं, इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करी जाए तो अपन देख सकते हैं कि संघात्मक विशेषताएं कौन सी होती हैं और एकात्मक विशेषताएं कौन सी होती हैं। दो भागों में इसको बांट के देखा जा सकता है। आपके केंद्र राज्य संबंध सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको सेंटर स्टेट रिलेशन वैसे पढ़ना होता है वो टॉपिक, पर अभी आप उसको एक बार स्किप कर सकते हैं जब तक आपकी ये जो ईओआरओ की एग्जाम लगती है तब तक। आरएस और यूपीएससी आईएएस देने का प्लान है आपका, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन को देखना संविधान की एकात्मक विशेषताएं और संविधान की संघात्मक विशेषताएं। इसके बाद अपन इस टॉपिक में देख सकते हैं कि जो इंडिया है, बेसिकली भारत है, भारत और इंडिया ये दोनों वर्ड है, इनमें भी आपको इस पे भी बात की जा सकती है कि इंडिया का असल में मतलब क्या है, भारत का असल में मतलब क्या है। भारत और इंडिया दोनों वर्ड क्यों ही लिखे गए हैं, सही में इंडिया का कुछ डिप्लोमेटिक अर्थ है, भारत का कुछ अलग अर्थ है, उस पर भी कभी बात करेंगे अपन विस्तार से। इसके बाद में देखेंगे कि भारत की संघवाद की प्रकृति,
तो भारत का संघवाद का किस प्रकार का नेचर है? भारत के संघवाद की देखिए, कुल मिला के ये जो वर्ड आपके सिलेबस में लिखा हुआ है संघवाद, ये है क्या? संघवाद का मतलब है शासन की प्रणाली, एक शासन का सिस्टम है। केंद्र और राज्य जो है उनके संबंध किस प्रकार से होते हैं, उस आधार पर एक शासन की प्रणाली है, तो आप संघवाद के नाम से जान सकते हैं, एक बार मोटा मोटी देसी भाषा में आपको समझाने के लिए। दूसरा ये कि आपने ये जरूर देखा होगा कि जैसे कोई शासन व्यवस्था है, कोई गवर्नमेंट है, शासन है, शासन, और मैं यहाँ पे एक बार सरकार लिख देता हूँ, सरकार। ये वर्ड आप लोगों ने सभी ने सुना है, गवर्नमेंट, सरकार, आपने ये वर्ड देखा ही, एक सब सरकार होता है। जीरो से अगर आपको कुछ चीजें बताई जाए तो सरकार के तीन अंग होते हैं, तीन अंग। एक होता है विधायिका, जिसको इंग्लिश में लेजिस्लेचर बोलते हैं। इसी को व्यवस्थापिका बोलते हैं, याद रखिए आप, इसी को व्यवस्थापिका बोलते हैं। और इसी को संसद बोलते हैं। तो संसद के एक्स्ट्रा नाम क्या हो गए? संसद हो गया, व्यवस्थापिका हो गया और विधायिका हो गया। एक होता कार्यपालिका, कार्यपालिका, और तीसरा होता है जुडिशियरी, न्यायपालिका, न्यायपालिका। इधर देखिए, विधायिका, व्यवस्थापिका, संसद, ये एक ही नाम है। ये कार्यपालिका, न्यायपालिका। एक बात तो ये समझ लेनी है अभी, इसके नीचे लिख रहा हूं मैं केंद्र, मतलब केंद्र सरकार, और इधर लिख रहा हूं राज्य। इन दोनों चीजों में अगर आपके कुछ डिफरेंसेस समझ में आ गए तो संघवाद वाले टॉपिक की आपकी एक बार बेस के रूप में आपका तैयार हो जाएगा। आपको पता है कि साहब, शासन प्रणाली, शासन है सरकार, विधायिका, व्यवस्थापिका, संसद एक नाम है, कार्यपालिका एक नाम है, न्यायपालिका एक नाम है, और एक आपने नाम सुना होगा केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। शासन प्रणाली को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है कि शासन की जो प्रणाली है वो मुख्य रूप से मोटा मोटी दो कैटेगरीज की कर सकते हैं। पहली कैटेगरी होगी, ये विधायिका और कार्यपालिका में संबंध किस प्रकार का है, उस संबंध के आधार पर शासन प्रणाली को दो भागों में बांटा जाता है। बहुत धीरे धीरे इस बात को समझना है। संघवाद, आपको कोई कहे कि संघवाद चीज क्या, तो आप कहेंगे सर संघवाद शासन प्रणाली है, एक शासन प्रणाली का कुछ क्लासिफिकेशन है, शासन प्रणाली है ये संघवाद। और ये जो शासन प्रणाली है ये किस आधार पर डिवाइड होती है, तो आप कहेंगे साहब विधायिका, व्यवस्थापिका है, संसद और कार्यपालिका का संबंध राष्ट्रपति, एक बार बहुत बेसिकली प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद के संबंध के आधार पर व्यवस्थापिका, विधायिका और संसद, कार्यपालिका, इनके संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्था को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक संसदात्मक शासन व्यवस्था, और एक शासन व्यवस्था होती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। ये आपको लिखने की अभी शायद जरूरत है नहीं, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, और लिखे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हैं। देखिए मैं वापस से इसको कैटेगराइज कर दूं। शासन कैसा होगा, इसको अपन ने दो भागों में देख लिया कि जैसे भारत में अलग प्रकार की व्यवस्था है, अमेरिका में अलग प्रकार की व्यवस्था है, चीन में अलग प्रकार की है, कनाडा में अलग प्रकार की व्यवस्था, ब्रिटेन में अलग व्यवस्था है। इसका मतलब संघवाद का मतलब था शासन की एक व्यवस्था। आप पहले तो बेसिकली ये लाइन याद रखेंगे, शासन की एक व्यवस्था, शासन का एक स्वरूप या शासन की व्यवस्था। इसका मतलब आपके देश में शासन कैसे चल रहा है, आपके देश में शासन की व्यवस्था कैसी है, उसी को नाम आप फेडरल से एक बार थोड़ा सा समझ सकते हैं। अब ये शासन व्यवस्था को अपन ने दो भागों में बांटा, विधायिका और कार्यपालिका के जो संबंध है, कार्यपालिका, मैं आपसे इतना उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन दोनों शब्दों में अंतर आप कर लेंगे। इन दोनों के संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्था को दो भागों में बांटा जाता है।
एक संसदीय शासन व्यवस्था जो इंडिया में है, संसदीय शासन, तो एक होता अध्यक्षात्मक शासन। ये पार्लियामेंट टॉपिक पढ़ाया तब आपको क्लियर मैंने करके बताया। अगर किसी देश में कार्यपालिका और विधायिका आपस में जुड़ी हुई है या कार्यपालिका विधायिका पर निर्भर करती है तो वो संसदीय शासन व्यवस्था होगी। और ऐसा देश जहाँ पे कार्यपालिका विधायिका में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर पाया जाता है, वर्गीकरण मतलब उसको पृथक्करण बोलते हैं, अगर पृथक्करण पाया जाता है तो वहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होगी। इट मीन्स लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के जो रिलेशन है उस बेसिस पे जो शासन व्यवस्था है, जो गवर्नेंस का सिस्टम है, उसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये तो अपना आज का मुद्दा नहीं है। अपना आज का जो समझने का मुद्दा है वो ये है, तब केंद्र और जो राज्य हैं, केंद्र और राज्य, इनके बीच का संबंध कैसा है, इस आधार पर शासन व्यवस्था को दो भागों में बांटा जाता है। आप समझ गए? विधायिका और कार्यपालिका के बीच में संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्था को दो भागों में बांटा जाता है, एक संसदीय शासन व्यवस्था, एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध किस प्रकार के हैं उस आधार पर भी शासन व्यवस्था को दो भागों में बांटा जाता है। एक हो गई संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल, अब समझ में आ गया ना, संघात्मक शासन व्यवस्था, और दूसरी एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था। On the basis of central and state relation, we can simply categorize into two parts. First one is federal system and second is unitary system of governance. Clear? इसका मतलब संघवाद पूछे क्या तो आप कहेंगे देखिए, किसी भी देश में केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध किस प्रकार का है उस आधार पर एक शासन व्यवस्था का वर्गीकरण है। और भी बहुत सारे वर्गीकरण है, अभी नहीं कर रहे उनको डिस्कस, अभी दो चूंकि समझाने के हिसाब से। केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध किस प्रकार का है उस आधार पर शासन व्यवस्था दो प्रकार की, एक संघात्मक और एक एकात्मक। नाम से क्या समझ में आ रहा है? संघात्मक शासन व्यवस्था के कुछ लक्षण होते हैं, कुछ विशेषताएं होती है, उनको तो आज के टॉपिक में पूरा पढ़ना ही है, अपन को इसी पे डिस्कस करना है। और साथ ही साथ में एकात्मक के बारे में अपन को डिस्कस करना ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ऐसा कोई भी देश, एक एक लाइन में बता रहा हूं, ऐसा कोई देश जहां पर राज्यों का भी बराबर का महत्व होता है, संविधान में राज्यों को भी पावर मिला हुआ होता है, राज्यों का अस्तित्व होता है, लिखित संविधान होता है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती है, साथ ही साथ में राज्यसभा का प्रावधान होता है, साथ ही साथ में राज्यों को कुछ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिली होती है, शक्ति पृथक्करण होता है। ये सारे के सारे जो नेचर है वो संघात्मक शासन व्यवस्था के होते हैं। भारत की बात कर लेंगे बाद में। ऐसा कोई भी देश जहां पर राज्यों का अस्तित्व है, राज्यों को पावर मिला हुआ है, शक्तियों का पृथक्करण है, संघ सूची, राज्य सूची जैसे विषय बटे होते हैं, न्यायपालिका सर्वोच्च होती है, लिखित संविधान होता है, यह संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता होती है। इसके विपरीत जाकर ऐसा कोई देश जहां पर राज्य नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, राज्यों को जो शक्ति मिलती है वो केंद्र सरकार अपनी तरफ से पावर दे देता है, राज्य अपने हिसाब से क्रिएट कर लेता है, ऐसी व्यवस्था को एकात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। इसका मतलब एक लाइन में पढ़े तो संघात्मक, इसी से सब संघवाद है। संघवाद का मतलब संघात्मक समझेंगे, संघात्मक और एकात्मक। ऐसी कोई भी व्यवस्था जहां पर केंद्र है, सेंटर है वो, और राज्य है वो लगभग इक्वल स्टेटस में होते हैं। अर्थात केंद्र और राज्यों का जो सेंटर और जो स्टेट का जो स्टेटस है वो लगभग बराबर होता है। बराबर का मतलब यहाँ पे कुछ और वर्ड आएंगे पर अभी इतना समझे। और ऐसी कोई व्यवस्था जहाँ पे केंद्र जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है स्टेट की तुलना में, स्टेट का अस्तित्व ही बहुत कम है, ऐसी व्यवस्था को एकात्मक बोलते हैं। अब किसी को आपको एक लाइन में समझाना हो कि ये बताओ संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, तो ऐसा कहना कि ऐसा कोई देश जहां पर केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है, केंद्र और राज्यों के जो स्टेटस है वो लगभग बराबर है, और वो बराबर स्टेटस संविधान ने दे दिए। राज्य भी होंगे, राज्यों के पास में शक्तियां होंगी, राज्यों को भी अपने विषयों पर कानून बनाने की शक्ति होगी,
राज्य का एक अपना अलग सिस्टम होगा, तो वो व्यवस्था संघात्मक है। एकात्मक में इनमें कहा कि केंद्र ही सर्वे सर्वा होगा, राज्य नाम की कोई चीज का अस्तित्व नहीं होगा। है तो भी केंद्र खुद से शक्ति देगा राज्यों को कि ये इतना पावर हमारे पास में है, ये हम आपको दे रहे हैं। भारत के संविधान में आपको देखा जाए राज्यों को जो शक्ति मिली हुई है वो केंद्र थोड़ी दे रहा है। भारत के संविधान में राज्यों की शक्ति, संविधान की 7वीं अनुसूची आपने पढ़ी होगी, राज्य सूची के विषय खुद बन गए, तो राज्यों के पास अपना एक पावर आ गया। बहरहाल ये 2 शब्द आपको एक बार आप इसे गो थ्रू हो गए होंगे। भारत का एक अलग ही मेथड है, उसको आज अपन को समझना है। अभी तक आपने क्या समझे? अभी तक आप ये समझे संघवाद क्या, तो आप कहेंगे सर ये शासन व्यवस्था की एक प्रणाली है, लिख लिया संघवाद शासन व्यवस्था की एक प्रणाली है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद आपको ये बताना है तब विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्था 2 प्रकार की होती है, संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। दूसरी बात बोलेंगे केंद्र और राज्यों के संबंधों के आधार पर, अगर केंद्र और राज्यों के बराबर का संबंध है तो संघात्मक, केंद्र पावरफुल है तो एकात्मक शासन व्यवस्था। ये आपको मैंने बात बता दी। संघात्मक में सेंटर और स्टेट का रिलेशन ठीक होता है, बराबर होता है, और एकात्मक में सारा पावर किसके पास में होता है? सेंटर के पास में होता है। यहां तक बात आपकी आ गई होगी। अब समझना क्या है, अब अपन को ये समझना है कि साहब संघात्मक जो शासन व्यवस्था होती है, देखिए संघात्मक ये वाली, इस संघात्मक शासन व्यवस्था के क्या क्या लक्षण होते हैं? आपको परीक्षा में देगा निम्नलिखित में से कौन से लक्षण संघात्मक शासन व्यवस्था के हैं, या देगा निम्नलिखित में से कौन से लक्षण एकात्मक शासन व्यवस्था के हैं। तो पहले तो इन लक्षणों को देखेंगे, संघात्मक के लक्षण क्या होते हैं, एकात्मक के लक्षण क्या होते हैं। फिर आपको देखना है कि भारत संघात्मक है या एकात्मक है या दोनों है, इसके बारे में अपन को डिस्कस करना है। क्लियर हो गया ये वाला। अब हेडिंग क्या लगाएंगे? संघात्मक लक्षण या संघात्मक विशेषताएं। हेडिंग लगाए संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। इसका मतलब ये है संघात्मक जो शासन व्यवस्था, इसकी कुछ अनिवार्य विशेषताएं होती हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊं 4 एसेंशियल फीचर होते हैं, 4 अनिवार्य विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं 12-15 प्रकार की हैं, पर 4 एसेंशियल है। अपन 7-8 प्रकार की विशेषता देखेंगे। परीक्षा में आपके क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक विशेषता है? 3 होंगी संघात्मक की, 1 होगी एकात्मक की। 3 होंगी एकात्मक की, 1 होगी संघात्मक की। आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। संघात्मक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का संवैधानिक विभाजन होता है। क्या भारत में ऐसा है क्या? उसकी बात भी करेंगे। तो संघात्मक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता क्या लिखेंगे? आपको परीक्षा में ऑप्शन शक्तियों का पृथक्करण दिया जा सकता है, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का लिखा जा सकता है, या विषयों का, सब्जेक्ट्स का लिखा जा सकता है। और ये कैसा होगा? संवैधानिक होगा, संविधान में लिखा होगा, संवैधानिक विभाजन। अभी भारत की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? आपको पिछली स्लाइड में बताया, केंद्र और राज्य क्या होंगे? बराबर होंगे। और बराबर कब होंगे? जब इनके पास में शक्तियां क्या होंगी? बटी हुई होंगी। और वो बटी हुई किस आधार पर होंगी? संविधान के आधार पर। ठीक। आप आरएएस क्या सब इंस्पेक्टर का या यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको कि संघात्मक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, सबसे अनिवार्य विशेषता क्या होती है? होता लिखित संविधान। यस, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज द एसेंशियल फीचर ऑफ फेडरलिज्म। तो दूसरी विशेषता क्या होगी इसकी? लिखित संविधान। लिखित तो होगा ही होगा, साथ में संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। अभी तक 2 विशेषता देख ली, फिर आप खुद निर्णय कर लेंगे कि भारत में कैसी व्यवस्था है। पहले संघात्मक विशेषता देखेंगे, फिर एकात्मक की, फिर भारत के संदर्भ में आप लोगों को देख लेना है।
संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं में पहले ये शक्तियों और विषयों का सेपरेशन हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइड हो जाएंगे। दूसरी बात, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये दूसरी विशेषता होती है। लिखित का क्या मतलब हुआ यहाँ पे मतलब ये होगा, अगर राज्यों को शक्ति आपने दी, कहां पे लिख दी, संविधान में लिख दी, इसका मतलब अब केंद्र मुकर नहीं सकता कि नहीं हम शक्ति नहीं दे रहे हैं। भाई संविधान में पावर लिखा हुआ तो आपको पावर तो मिल जाएगा। तीसरी विशेषता की बात करें, ये हो सकता है आपको इनडायरेक्ट रूप से समझ में आए तीसरी विशेषता, पर समझ नहीं है कि द्विस्तरीय सरकार, राज्य में राज्य सरकार होगी और केंद्र में केंद्र सरकार होगी। इसका मतलब दो स्तर की सरकार होना संघात्मक शासन व्यवस्था की तीसरी सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए। तो तीसरी विशेषता क्या होती है, द्विस्तरीय सरकार। द्विस्तरीय और द्विस्तर, ये त्रिस्तर भी हो सकता है, पर द्विस्तरीय तो एसेंशियल है ही। द्विस्तरीय सरकार कौन कौन सी, सेंटर की और स्टेट की। तो तीसरी विशेषता संघवाद की क्या हो गई, पहला शक्तियों का विभाजन, दूसरा लिखित संविधान, तीसरा द्विस्तरीय सरकार। इसका मतलब सरकार के दो लेवल तो कम से कम होंगे होंगे। उसके बाद में स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी इसकी विशेषता है, क्योंकि आपने अगर केंद्र सरकार ने राज्यों की शक्तियों में एनक्रोचमेंट किया, अतिक्रमण किया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि साहब स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तो न्यायपालिका क्या करेगी, इसमें इंटरफेयर करेगी। और ऑब्वियस सी बात है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, उन पे अंकुश लगाने का काम करेगी। इसका मतलब होता है स्वतंत्र न्यायपालिका। इसकी चौथी विशेषता होती है फ्री एंड फेयर जुडिशियरी। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, इसकी एक और विशेषता होती है स्वतंत्र न्यायपालिका। ये चार एसेंशियल फीचर हैं, चार अनिवार्य विशेषताएं हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कभी आरएस मेंस में भी, संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता लिखो। विशेषता तो बहुत सारी लिखनी है, पर चार एसेंशियल है। कौन कौन सी, शक्तियों व विषयों का विभाजन, पावर डिवाइड होंगे, लिखित संविधान होगा, दो स्तर पर सरकार होगी और स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। ये चार अनिवार्य विशेषता है। अब इसमें आपको कोई एक अलग एकीकृत वाली विशेषता दे सकते हैं, जो कि थोड़ी देर बाद में अपन बात करने वाले। अगली जो विशेषता है 5वें नंबर की, वो होगी दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिक, कई बार पढ़ने के लिए अपन राज्यपाल टॉपिक पढ़ते हैं, राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ने के बाद में भूलवश लिखा भी हुआ बहुत सारी बुक्स में, राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक है, फिर लिखते राज्यपाल राज्य के प्रथम नागरिक है। वो गलत है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे इन फ्यूचर, राज्य के प्रथम नागरिक, राज्यपाल कैसे हो सकते हैं, भारत में एकल नागरिकता है, राज्य के प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति हैं। इस बात को आप ध्यान से रहिए, क्योंकि ऐसा आप ये ब्लंडर करते हैं। फिर राज्य के प्रथम नागरिक कोई राज्यपाल नहीं होते, राष्ट्रपति होते, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। चलिए, दोहरी नागरिकता है वो संघात्मक शासन व्यवस्था की अगली विशेषता है। उसके बाद में दोहरा संविधान, ये भी इंटरेस्टिंग है। राज्यों के लिए अलग संविधान होगा और केंद्र का अपना एक अलग संविधान होगा। अगली विशेषता क्या होती है, 6 नंबर की, दोहरा संविधान। दोहरा संविधान, दोहरा संविधान का मतलब ये होता है केंद्र का अपना एक अलग संविधान होगा और राज्य का अपना एक अलग संविधान होगा। अगली विशेषता जो है वो इंटरेस्टिंग है, राज्यसभा या द्विसदनात्मक व्यवस्था। ये कैसे, ये समझानी आपको जरूरी है। बाइकैमरियल सिस्टम, द्विसदनात्मक, बाइकैमरियल। देखो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, तो पार्लियामेंट की बात करेंगे, संसद की। और संसद में आपको पता है दो हाउस होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। चलिए, लोकसभा में तो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव कौन करता है, राज्यों की विधानसभाएं। विधानसभा के जो राजस्थान के जो 200 एमएलए हैं, वो राज्यसभा के 10 सदस्यों का चुनाव करके भेजते हैं। इसका मतलब राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो किसके हितों का ध्यान रखते हैं, राज्यों के हितों का ध्यान रखते हैं। सोच के देखिए, सरकार को लोकसभा में बहुमत है, इसका मतलब कोई भी बिल पास कर सकते हैं वैसे तो, पर नहीं, क्योंकि
ऐसा है कि साहब राज्यों के हितों का प्रोटेक्शन करने के लिए राज्यसभा है। राज्यसभा किसका ध्यान रखते हैं? राज्यों का। इसलिए राज्यसभा का प्रावधान भी संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है, इसको आप परीक्षा में इग्नोर नहीं करके आएंगे। तो अगली विशेषता होगी साहब द्विसदनात्मक व्यवस्था, इसीलिए उसका नाम राज्य की सभा रखा गया क्योंकि वो राज्यों की सभा, राज्यों का ध्यान रखते हैं, राज्यसभा। ठीक। इसका अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल विश्व के किसी देश का लें उदाहरण, तो वो यूएसए होगा, अमेरिका, यूएसए। क्वेश्चन पूछा जाए विश्व में सबसे अच्छा संघात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण क्या है? यूएसए। अब देखिए पीछे आते हैं वापस से। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, अगर बहुत अपन शॉर्ट में बात करें तो सबसे पहले अपन ने देखा संघवाद। तो संघवाद का मतलब क्या है? आप कहेंगे सर ये शासन व्यवस्था की प्रणाली है, शासन व्यवस्था है एक, क्या एक शासन व्यवस्था, या आप ऐसा भी एक बार याद करने के लिए लिख सकते हैं। शासन व्यवस्था को मुख्य रूप से दो भागों में अपन डिवाइड करके देख सकते हैं। पहला देखेंगे सेंटर और स्टेट के रिलेशन के आधार पर, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के आधार पर, और दूसरा देखेंगे अपन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में रिलेशन के आधार पर, विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। ये दो प्रकार का होगा। फर्स्ट वन इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सेकेंड वन इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। सेंट्रल स्टेट रिलेशन के आधार पर शासन व्यवस्था को कितने भागों में डिवाइड किया? दो भागों में, एक संघात्मक शासन व्यवस्था फेडरल, और दूसरा यूनिटरी एकात्मक। अब मैंने कहा कि आपको कि ये तो अब अपना सिलेबस में अभी पढ़ना नहीं, ये मैंने आपको संसद में राष्ट्रपति में पढ़ा दिया। संघात्मक शासन व्यवस्था की कुछ असेंशियल फीचर्स होते हैं, अनिवार्य विशेषताएं होती हैं, और कुछ एकात्मक की विशेषताएं देखेंगे। फिर देखेंगे भारत में कौन सा है, संघात्मक है या एकात्मक है या मिक्स है, ऐसा देखेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन ने क्या देख लिया? संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं अपन ने देख ली। कौन कौन सी है? केंद्र और राज्यों के बीच में पावर का क्या किया जाएगा? डिवीजन किया जाएगा, और वो संवैधानिक होगा, लिखित होगा, और सर्वोच्च संविधान होगा। द्विस्तरीय शासन सरकारें होंगी, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, दोहरी नागरिकता होगी, दोहरा संविधान होगा, द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी। ये सारे के सारे किसकी विशेषता होगी? संघात्मक शासन व्यवस्था की। तो सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट विल बी बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनली। Second one is written and supremacy of constitution, written constitution and constitutional supremacy, bicameral legislation, bicameral government, free and supreme judiciary, double constitution, and इसके बाद में bicameral system और double citizenship। यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी। और बेस्ट एग्जाम्पल कौन है इसका? सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ये बात होगी संघात्मक शासन व्यवस्था की। अब बात करते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था की। एकात्मक शासन व्यवस्था, यूनिटरी फीचर ऑफ गवर्नमेंट। एकात्मक, एकात्मक की भी 5-6 विशेषताएं होती हैं। फिर भारत पे आ जाएंगे कि भारत में कैसी व्यवस्था है। एकात्मक में विशेषता होती है कि संविधान की सभी शक्तियां किसके पास चली जाएंगी? केंद्र के पास में। इसका मतलब केंद्र जो है वो पावर डिवाइड करेगा, किसको देगा? राज्यों को देगा। पावर सारा केंद्र के पास में है। केंद्र को इच्छा होगी थोड़ा सा शक्ति राज्यों को दे देते हैं तो दे देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। तो सबसे पहले जो सारी की सारी शक्तियां हैं, शक्तियों का संकेंद्रीकरण, द कंसंट्रेशन ऑफ पावर, शक्तियों का संकेंद्रण किसमें होगा? केंद्र में। द कंसंट्रेशन ऑफ पावर विल बी ऑन सेंटर, सेंटर में इसका कंसंट्रेशन होगा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ जरूरत ही नहीं है, लिखित संविधान होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सारा किसकी शक्ति चलती है? केंद्र सरकार की। तो लिखित संविधान आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं, ठीक है। इसका मतलब लिखित संविधान नहीं होगा, पावर सारा का सारा किसमें? सेंटर में कंसंट्रेट हो जाएगा।
एकल संविधान होगा। संविधान भी अगर रिटर्न होगा या नहीं होगा पता नहीं, पर संविधान एकल होगा, एक संविधान होगा। तीसरा, एकल संविधान। का मतलब एक ही संविधान होगा। अब आप देखिए कंफ्यूज होंगे, भारत को लेकर बहुत सारा आपको कंफ्यूजन आएगा, वो आने के लिए सारी बातें बताई। एकात्मक विशेषता में बताइए कि एक संविधान होगा। संघात्मक शासन व्यवस्था में बताइए कि न्यायपालिका सर्वोच्च होगी, न्यायपालिका सर्वोच्च होगी, दो स्तर की सरकारें होंगी। तो आप अभी तक यहां तक आएंगे तो लगेगा कि भारत में ये सारी की सारी विशेषताएं हैं, तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। फिर थोड़ा आपको आगे पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कि देखिए शक्तियों का संकेंद्रण केंद्र सरकार में ज्यादा शक्तियां होंगी, लिखित संविधान की आवश्यकता नहीं है, एकल संविधान होगा, एकल नागरिकता होगी। आप भारत के नागरिक हैं। तो एक साइड में आप देखेंगे उधर जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था कि संविधान लिखित होगा, ये संघात्मक विशेषता है, तो वहां तक आप समझेंगे कि भारत संघात्मक है भाई, ठीक है। फिर इधर देखा नहीं, एकल नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता, ये एकात्मक की विशेषता। तो आप सोचेंगे यार फिर भारत एकात्मक है संघात्मक है, अभी कंफ्यूज आपके होने वाला है। एकल संविधान, चौथी एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। अब राजस्थान के नागरिक थोड़ी ना है, भारत के नागरिक है, इसका मतलब एकल नागरिकता तो बोलते सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। अगला है कि जो राज्य सरकारें हैं या राज्य की जो गवर्नमेंट है वो या तो कम शक्तिशाली होती है, उनका अस्तित्व एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। तो जो राज्य की सरकारें हैं या दोहरी सरकार की आवश्यकता नहीं, ये हो गई एकात्मक की विशेषता। तो सबसे पहले आप क्या ध्यान रखेंगे, तब संघात्मक की विशेषता ऐसा आप देख ली। अब आप देखते हैं भारत में कैसी विशेषता है, इधर देखिए थोड़ा सा, इधर आ जाइए। मैं लिखता हूं इनके आगे भारत भारत। शक्तियों विषयों का संवैधानिक विभाजन, इसका मतलब भारत के संविधान ने ही शक्तियां बांट दी, हाँ बांट दी 7वीं अनुसूची में, तो भारत में ये विशेषता पाई जाती है। लिखित संविधान है, संविधान सर्वोच्च है भारत में, इसलिए भारत में ये विशेषता भी पाई जाती है। द्विस्तरीय सरकार, राज्य स्तर केंद्र स्तर, ये भी भारत में विशेषता पाई जाती है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी विशेषता भारत में पाई जाती है। इसका मतलब चार जो असेंशियल विशेषता है वो चारों चारों भारत में पाई जाती है। तो रिजल्ट क्या निकालेंगे, भारत संघात्मक है। पर रुकिए जरा, दोहरी नागरिकता, ये लो भारत में नहीं है, इसका मतलब 5वीं विशेषता भारत में नहीं है। दोहरा संविधान, ये भी भारत में नहीं है, तो भारत में नहीं है ये भी। द्विसदनात्मक राज्यसभा, ये भारत में है। अब क्या अभी तक क्या निष्कर्ष निकालेंगे यार, 7 में से केवल 4-5 विशेषताएं हैं भारत में, क्योंकि ये तो संघात्मक की शुद्ध विशेषताएं होती हैं। जिन देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें सारी सारी विशेषता पाई जाती है। ये इसमें शक्तियों का विभाजन भी होगा, लिखित संविधान भी होगा, द्विस्तरीय सरकार भी होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका भी होगी। इसके अलावा वहाँ पे दोहरी नागरिकता भी होगी। जैसे अमेरिका में आप टेक्सास के या न्यू जर्सी के या वर्जीनिया के, इनके निवासी तो है ही है, साथ में अमेरिका के भी है, तो पहले यहाँ के नागरिक, ये मैंने राज्यों के नाम बोले वहाँ पे। दोहरा संविधान, ये भी विशेषता, फिर द्विसदनात्मक विशेषता। कुल मिला के अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि भारत में संघात्मक है या एकात्मक है, पर परीक्षा के लिए ये आपको विशेषता याद रखनी है। अब आते एकात्मक में, शक्तियों का संकेंद्रण केंद्र सरकार में, इसको अपन बिल्कुल डिफेंड करेंगे कि कैसे शक्तियों का संकेंद्रण भारत में केंद्र में है। आपको पता है कि ज्यादा पावरफुल केंद्र है राज्य है, तो आपको पता है कि साहब केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है। अपन कुछ आर्टिकल से इसको सपोर्ट करके इस बात को सपोर्ट कर देंगे। इसका मतलब ये विशेषता भारत में पाई जाती है, ये विशेषता भारत में पाई जाती है। लिखित संविधान आवश्यक नहीं, नहीं ये तो भारत में नहीं है। एकल संविधान है, ये विशेषता भारत में पाई जाती है। एकल नागरिकता, ये विशेषता भारत में पाई जाती है। दोहरी सरकार की आवश्यकता नहीं, ये भारत में नहीं पाई जाती है। अब आप देखिए, कुछ विशेषता संघात्मक की पाई जाती है, कुछ विशेषता भारत में एकात्मक की पाई जाती है। तो भारत है क्या फिर, यही तो बात है। भारत की शासन व्यवस्था एकात्मक है या फिर संघात्मक है, ये अपन को यहाँ पे जानना है।
पर सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी था कि विशेषताएं कैसी हैं भाई। संघात्मक की विशेषता क्या, एकात्मक की क्या, सारी विशेषता समझ में आ गई। अब आपको कोई अभी तक पढ़ के कोई ये पूछे कि भारत क्या, तो आप कहेंगे सर अभी समझ में नहीं आया कि भारत क्या है, ये संघात्मक है या एकात्मक है या है क्या। दोनों विशेषता पाई जा रही है, भारत में संघात्मक की विशेषता पाई जा रही है, भारत में एकात्मक की विशेषता पाई जा रही है। पर अब अपन को क्लियर करके चलना है ये कि एक्चुअली भारत की व्यवस्था कैसी है। अब आप अगली हेडिंग क्या लगाएंगे, भारत की व्यवस्था। ऐसे लिखते हैं भारत की संघात्मक ओब्लिक एकात्मक विशेषताएं। पहले इस पे थोड़ा सा बात करने से पहले अपन दो तीन बातें और डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये होगी कि भारत के संविधान को जो आर्टिकल 1 है, इसकी बात तो बाद में करेंगे। संघात्मक जो वर्ड है या एकात्मक जो वर्ड है भारत के संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं है। देखो एकात्मक का तो मतलब है ही नहीं अपने यहाँ, क्योंकि 4 अनिवार्य विशेषताएं संघात्मक की पाई जाती है, इसलिए उस पर तो दिमाग अपन को लगाना ही नहीं है। पर एक चीज आप ध्यान रखेंगे, आपने कभी गौर किया हो तो संविधान का आर्टिकल जो 1 है, भारत अर्थात इंडिया, एक बात। दूसरी, इसी में कोमा लगा लिखा हो राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, इसका मतलब यूनियन होगा, यूनियन। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अभी पढ़ रहे फेडरल संघात्मक की विशेषता, संविधान में लिखा हुआ यूनियन, साथ में एकात्मक की विशेषताएं पढ़ रहे। भारत में है क्या असल में, आर्टिकल में देखें तो कहा कि भारत एक संघ होगा, विशेषता देखें तो भारत में संघात्मक में मिलती है, कुछ विशेषता भारत में एकात्मक में मिलती है। इसका मतलब एकात्मक है या संघात्मक है या फिर संघ है केवल, यह आपको समझना है। क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुच्छेद 1 के तहत भारत है तो राज्यों का संघ है, इसका मतलब राज्यों का संघ यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, और असल में देखा जाए तो जो लिखा हुआ वो नहीं है। अनुच्छेद में लिखा हुआ राज्यों का संघ होगा और असल में भारत एक संघ है ही नहीं है, आपको ध्यान रखना है। भारत एक फेडरेशन है, समझ आएगा ना। अब संघ वर्ड क्यों यूज किया, इसके पीछे अलग मंशा थी बाबा साहब की, उस पर कभी वापस बात कर लेंगे अपन कि साहब एक तो ये जो भारत का जो यूनियन बना, ये कोई अमेरिका की तरह एग्रीमेंट का परिणाम नहीं, सारे राज्यों ने एग्रीमेंट किया फिर एग्रीमेंट करके फॉर्म हो गए, ठीक है। दूसरा कि यूनियन वर्ड में वो इंटीग्रिटी की भावना आती है कि यूनियन में संघ वाली भावना, एक फीलिंग अलग आती है, इसलिए इस वर्ड को तो यूज कर दिया। पर असल में अगर आपसे कोई पूछे कि क्या भारत एक संघ है क्या, तो आप कहना नहीं सर संघ नहीं है, ये केवल संविधान के एक अनुच्छेद में, पहले अनुच्छेद में लिखा हुआ कि भारत एक संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, असल में संघ नहीं है, फेडरेशन है। उस पर बात कर लेंगे। ऊपर देखो भारत अर्थात इंडिया, इसके भी अलग अलग निहितार्थ है, दोनों वर्ड क्यों यूज किए गए। इंडिया जो वर्ड है, इंडिया और भारत में अगर अंतर के हिसाब से आप देखा जाए तो इंडिया जो वर्ड है ये इंडिकेट करता है डिप्लोमेटिक नेम को। भारत अगर भारत की सीमा के बाहर कहीं भी जाके सिग्नेचर करेगा, संधि हस्ताक्षर करेगा, तो भारत का नाम उस समय भारत नहीं होकर इंडिया रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसका मतलब भारत का इंग्लिश ट्रांसलेशन इंडिया नहीं है, या फिर इंडिया का ट्रांसलेशन हिंदी नहीं है, इन दोनों शब्दों के अलग अलग मीनिंग है। पहला मीनिंग ये है कि इंडिया में आपको ये ध्यान रखना कि ये डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक जो अर्थ है, मतलब स्कूल का जो नाम है वो इंडिया है। आप देखते हैं अगर ब्रिक्स में अगर संगठन में जाएंगे तो वहां पे इंडिया होगा, न कि भारत वहां पे लिखा जाएगा। और सांस्कृतिक रूप से अगर भारत का नाम यूज करना तो वहां पे इंडिया नहीं करके कल्चरल रूप से जो भारत का नाम जो यूज करेंगे वो भारत करेंगे। भारत की सीमाओं के बाहर या इंडिया में जो डिप्लोमेटिक जो ट्रीटीज है या डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है या एडमिनिस्ट्रेटिव जो कार्य है वो इंडिया के नाम से है, न कि भारत के नाम से, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। बहरहाल अभी अपन देख रहे हैं कि भारत में जो ये संघ लिखा हुआ है वो संघ असल में नहीं है, नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये आर्टिकल दोनों ही कुछ बात अलग अलग बताते हैं, बात करेंगे कभी, तो संघ नहीं है, ठीक। दूसरी बात, भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, किसी भी अनुच्छेद में, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संघात्मक को परिभाषित नहीं किया गया है।
संघात्मक शब्द परिभाषित नहीं है, पर एक निर्णय आपको ध्यान रखना, एसआर मुंबई वर्सेज यूनियन, ये 1994 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरेस्टिंग वर्ड बोला, संघात्मक विशेषता। भारत के संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या आपको ध्यान रखना है? तब एक चीज याद रखनी है, अभी तक अपन ने एकात्मक विशेषता देख ली, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है पर अब शॉर्ट शॉर्ट करके कुछ चीजें ले रहे हैं अपन, वरना तो 8-7 घंटे इस पे बात करें तो आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए, पर अभी इतना ही। सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि एकात्मक क्या होता है, फिर संघात्मक क्या होता है, एकात्मक विशेषता क्या होती है, संघात्मक विशेषताएं क्या होती है। इसके बाद में आपने देखा भारत का नेचर कैसा है, तो भारत में सबसे पहले आपको याद रखना कि आर्टिकल 1 में लिखा हुआ कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। असल में संघ नहीं होके भारत एक फेडरेशन है, पर साथ ही साथ में संघात्मक शब्द किसी भी अनुच्छेद में परिभाषित नहीं किया गया भारत के संविधान के। हाँ, एस आर बोम्मई ये कर्नाटक के सीएम थे, और पता है कि वहां पे तब इनकी गवर्नमेंट को हटा दिया था, उसमें राजीव गांधी की सरकार जब केंद्र में हुआ करती थी, बहुमत नहीं मिलने के आधार पर ये सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 1994 में आया। उससे पहले बाबरी मस्जिद कांड हो गए थे, आपको पता है, और कई राज्यों की सरकारें, उत्तर प्रदेश राजस्थान की सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया था सेक्युलर वर्ड के आधार पर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों को कई केसेस को एक साथ क्लब किया और निर्णय दिया, एस आर मुंबई बनाम भारत संघ 1994 का निर्णय है। इस निर्णय में क्या कहा कि जो संघात्मक जो विशेषता है वो भारत के संविधान का एक मूलभूत ढांचा है। इसका मतलब कभी भी संसद इसमें संशोधन करके ये नहीं लिख देगी कि भारत आज से एकात्मक होगा ना, क्योंकि संघात्मक विशेषता अपना एक मूल ढांचा बन चुका है, बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है। और अगर मूल ढांचे में संसद संशोधन कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको जीरो घोषित कर देता है। इसका मतलब ये हमेशा रहेगा अपने संविधान में। साथ ही पंथ निरपेक्षता को भी इसी केस में, पंथ निरपेक्ष वर्ड को भी, सेक्युलर जो वर्ड है इस वर्ड को भी एस आर मुंबई केस में बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचा बताया। ये आपको ध्यान रखना है, मूल ढांचा। ठीक, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि भारत के किस संविधान में संघात्मक वर्ड को परिभाषित किया है, तो भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संघात्मक वर्ड को परिभाषित नहीं किया गया है। दूसरी बात आप ये बताएंगे कि एस आर मुंबई बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संघात्मक वर्ड भले ही कहीं संविधान में परिभाषित नहीं हो, पर संविधान का मूलभूत ढांचा है, और पंथ निरपेक्षता भी मूलभूत ढांचा है। अब पंथ निरपेक्षता क्या होती है, धर्म निरपेक्षता क्या होती है, इनमें अंतर क्या होता है, कभी बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि भारत में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो भारत को संघात्मक बनाती हैं, और फिर भारत में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो भारत को एकात्मक बनाती है। अब लिखेंगे भारत की संघात्मक विशेषताओं में नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, भारत की संघात्मक विशेषताएं। अब आप संघात्मक विशेषताएं लिख लेंगे भारत की, ये वर्ड लिखने के बाद में आप लिख लेंगे कि आपके पास कौन से तर्क ऐसे हैं जिनसे आप ये सिद्ध कर देंगे कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है। कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिससे आप ये बता देंगे कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो पहली आप कहेंगे सर अनुच्छेद 245 की बात करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज अभी 246 245 की कर लेते हैं। दो अनुच्छेद अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 245, इस शब्द को समझना है, इसमें 3 बातें लिखी गई हैं। एक यहाँ पे ये लिखा गया है कि संसद जो है, ध्यान से समझना, संसद संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए कानून बनाएगी। ठीक है, तो यहां तक तो कुछ समझ में नहीं आया। साथ में ये लिखा जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल वो संपूर्ण राज्य के लिए कानून बनाएंगे। पहली बात, संसद
संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाएगी, ठीक है। राज्य विधानमंडल संपूर्ण राज्य के लिए कानून बनाएगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात, क्या कोई विदेशी नागरिक भारत में आता है और वो बिना हेलमेट पहन के बाइक चलाता है तो क्या पुलिस उस विदेशी नागरिक का चालान कर सकती है? क्या आपको याद रखना कि यस, कर सकती है। भारत की टेरिटरी में अगर कोई विदेशी आ गया तो भारत के कानून लागू होंगे। साथ ही साथ में भारत का कोई नागरिक विदेश चला गया, नागरिकता अभी भारत की है, विदेश जाके उसने दूसरी शादी कर ली और भारत में ऐसा हो कि साहब दूसरी शादी करना एक पत्नी के होते हुए अपराध है, लीगल नहीं है, तो फिर क्या एक अमेरिका में रहने वाले नागरिक को भारत के किसी कोर्ट में सजा सुनाई जा सकती है? क्या सुनाई जा सकती है? ये बात यहाँ पे लिखी 245(3) में। क्षेत्रातीत एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ, क्षेत्रातीत कानून, ये आपको अभी एक बार इतना समझ लेना है। संघात्मक विशेषता क्या कहती है? शक्तियों का विभाजन होगा, यहाँ पे लिख दिया साहब 245 में। संसद अपने कानून बनाएगी और राज्य अपना कानून बनाएगा। संसद को थोड़ा और पावर है कि क्षेत्र के बाहर भी जाके क्या बनाया जा सकता है? कानून बनाया जा सकता है। ये बात समझ में आ गई। तो 245 से तो यही बात समझ में आती है। आपको अनुच्छेद दे सकता है परीक्षा में 245, 246, 248, 249 कौन सी संघात्मक विशेषता नहीं है? तो 245 तो यही कहती है कि साहब संघात्मक विशेषता है। क्यों? क्योंकि संसद संपूर्ण राज्य के लिए कानून बनाएगी, राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य के लिए तो कानून बनाएगा ही, और क्षेत्रातीत कानून संसद है वो अपनी सीमा से बाहर, भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर के भी कानून संसद लागू कर सकती है जो भारत के नागरिकों पर लागू होंगे। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ। इसको बोलते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फेडरल फीचर ऑफ इंडियन गवर्नेंस। फर्स्ट संघात्मक विशेषता। दूसरी 246, ये आपने बहुत बार सुना होगा। 246 का अनुच्छेद भी यही बोलता है कि साहब 3 सूचियां होंगी, जिसको आपने 7वीं अनुसूची में देखा होगा। असल में उसका आधार 246 है, 7वीं अनुसूची में कोई शक्ति विभाजन नहीं है, वहां पे लिस्ट दी हुई है केवल, उसका आधार 246 का अनुच्छेद है। आपको ध्यान रखना है कि साहब 246 का अनुच्छेद ये कहता है संघ, राज्य और समवर्ती, तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट 3 सूचियां होंगी। इसका मतलब याद कीजिए संघात्मक की पहली विशेषता क्या कहती है संघात्मक की? ये बोलती है कि साहब शक्तियों का और विषयों का संवैधानिक विभाजन होगा। तो संवैधानिक विभाजन हो गया, कहाँ पे लिखा हुआ है? 246 में लिखा हुआ है, तो 246 में ये लिखा हुआ है। इस पे बात अपने अनुसूचियों में कर ली थी, विषयों का विभाजन। और विषय को विभाजन को कितने भागों में अपने डिवाइड कर रखा है? 3 भागों में। यूनियन लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची एंड कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। इसका मतलब क्या है? संघ सूची पर, यूनियन लिस्ट पर कानून संसद बनाएगी, राज्य सूची पर जो कानून है वो राज्य बनाएंगे, और समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर बनाएंगे। यहाँ तो यही बात समझ में आ रही है कि विषय का विभाजन संविधान ने कर दिया। इसका मतलब भारत में कैसी व्यवस्था है? संघात्मक विशेषता है। तो विषयों का विभाजन दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है जो अनुच्छेद 246 में लिखी गई है। तो 245 का अनुच्छेद और 246 का अनुच्छेद अभी तक क्या समझा रहे हैं अपन को कि भारत में कैसी व्यवस्था है? संघात्मक विशेषता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 80 की। 80 में क्या लिखा हुआ है? राज्यसभा का प्रावधान। और तीसरी विशेषता क्या थी उधर? राज्यसभा का अस्तित्व है, द्विसदनात्मक विशेषता। इसका मतलब जो तीसरी जो विशेषता वो कौन से अनुच्छेद में दिखाई देती है? अनुच्छेद 80 में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80, और यहाँ पे लिखा हुआ राज्यसभा का अस्तित्व या राज्यसभा का प्रावधान, राज्यसभा का प्रावधान। इसका मतलब 3 विशेषताएं तो अभी तक ऐसी मिली हैं जो ये कहती हैं कि साहब यहाँ पे आपको बता 245 टोटल सीट्स होंगी, उसमें 233 निर्वाचित होंगे, 12 राष्ट्रपति से मनोनीत होंगे, और इस 233 को फिर 2 भागों में बांटा गया, राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। अभी आप इतना एक बार समझ लेंगे, ये राज्यसभा में मैंने बता रखा है। तो राज्यसभा का प्रावधान भी क्या विशेषता बताता है कि अपन कैसा है साहब, अपना सिस्टम कैसा फेडरल सिस्टम है। बात समझ में आ गई। इसके बाद
पहली विशेषता क्या थी, संविधान की सर्वोच्चता और लिखित संविधान, ये तो भारत का है ही है। तो चौथी विशेषता क्या लिखेंगे अपन, चौथी विशेषता नंबर 4 में लिखेंगे लिखित संविधान। सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। एक तो ये बात याद रखना है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लिखित संविधान प्लस भारत में किसकी सर्वोच्चता है, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान भारत में क्या है, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान यहाँ पे सुप्रीम माना गया है। पर साथ ही साथ में संसद क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन तो कर ही सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर वो बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसका मतलब भारत का जो लिखित संविधान है और संविधान की सर्वोच्चता है वो अपन को और संघात्मक बनाते हैं। इसके बाद में भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, अनुच्छेद आप देखेंगे 124, तो वहां पे देखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वे सर्वा होता है। भारत में संविधान का जो रक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। साथ ही साथ में उनकी नियुक्ति, उनकी सेवा शर्तें, कार्यकाल के बाद में उनके कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता, सेवानिवृत्ति के बाद में कोई जॉब नहीं कर सकते, हटाने की एक प्रॉपर प्रक्रिया दी गई है। ये न्यायपालिका की सर्वोच्चता को दर्शाते हैं। इसका मतलब अगली विशेषता संघात्मक क्या हो गई है, 5वें नंबर की, वो होगी स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र, ये स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये भारत के संविधान को और संघात्मक बनाती है। इसका मतलब भारत में सर्वोच्च कौन है, इंडिया में सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक माना गया है, कस्टोडियन माना गया है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्ति में पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है। उसके बाद में सेवा शर्तें हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इनके हटाने की एक प्रॉपर प्रक्रिया दी गई है। इसके अलावा जब ये पद से हट जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद में अन्य नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते, अदर जॉब नहीं ले सकते। इसका मतलब जो जुडिशियरी सुप्रीमेसी और फ्री जो जुडिशियरी है, ये अलग एक फेडरल एक फीचर है, अपना फेडरल विशेषता है। इसके बाद में आपको पता अपने यहाँ द्विस्तरीय सरकार है, तो अगली 5वीं विशेषता द्विस्तरीय सरकार। द्विस्तरीय सरकार, द्विस्तरीय सरकारें कहाँ कहाँ पे है, राज्य की सरकार अलग होगी और केंद्र की सरकार अलग होगी। भारत के संविधान का भाग 5 और भाग 6 ये किसके बारे में बताता है, भाग 5 संघ सरकार के बारे में और भाग 6 राज्य सरकार के बारे में बताता है। इसका मतलब जो द्विस्तरीय जो गवर्नमेंट है वो भी अपनी विशेषता होगी। इसके अलावा 2 अलग विशेषता जो मैं आपको बताता हूँ, एक अंतर्राज्यीय परिषद, अनुच्छेद 263, इंटर स्टेट काउंसिल। अगर राज्यों के बीच में विवाद होता है तो फिर उस विवाद को निपटाने के लिए सारे राज्य अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से अपने विवाद सुलझा सकते हैं। इसका मतलब अगर राज्यों के बीच में विवाद होता है, राज्यों का अस्तित्व ही नहीं होता तो काहे का संघात्मक था। यहाँ तो राज्य भी हैं और राज्यों में विवाद होता तो अंतर्राज्यीय परिषद बनती है। और बाकायदा 263 का जो अनुच्छेद है वो अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताता है। हालांकि उसका गठन ये मान के चलिए संविधान लागू होने के 40 साल बाद 1990 में किया गया, पर हाँ अंतर्राज्यीय परिषद तो होती है साथ में, याद रखना। अगली जो विशेषता छठी वो अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद, अनुच्छेद 263। थोड़ा सा अगर आप लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन हुआ क्यों होता है, राज्यों के विवाद सुलझाने के लिए, विवाद सुलझाने हेतु, डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए, विवाद सुलझाने हेतु एक बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, 1990 में पहली बार गठन किया गया। तीसरी बात, इसमें पीएम तो होते ही होते हैं, साथ में पीएम तो इसके अध्यक्ष होंगे। साथ में पीएम द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य, और सभी राज्यों के सीएम भी इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो वापस अंतर्राज्यीय जो परिषद है
इसका प्रावधान भी क्या बताता है, संघात्मक विशेषता बताता है। विवाद डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1990, चेयरपर्सन पीएम होते हैं, पीएम के द्वारा नॉमिनेटेड 6 मेंबर इसके कैबिनेट मंत्री सदस्य होते हैं, और साथ में सभी राज्यों के सीएम भी इसके सदस्य होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद भी संघात्मक विशेषता ही है। अगली बात एक और बता देते आपको, क्षेत्रीय परिषद है, रीजनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषदें जो रीजनल काउंसिल्स बनती है, जो क्षेत्रीय परिषदें बनती हैं, ये रीजनल काउंसिल भी संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कैसे है, आपको पता है कि क्षेत्रीय परिषद क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए होगी। जैसे अगर मैं बहुत आपको लेमैन की लैंग्वेज में समझाऊं तो ये ठीक से नहीं बनेगा, आप ये मान के चलिए कि भारत का ही बनाया है। क्षेत्रीय परिषद है मतलब एक इधर की परिषद, एक इधर की परिषद, एक इधर की परिषद, एक इधर की परिषद, एक मध्य की परिषद। क्षेत्र के मुद्दों को सुलझाने के लिए, इन राज्यों के मुद्दों को सुलझाने के लिए ये परिषद काम करेगी। नॉर्थ वालों को ये करेगी, वेस्ट वालों के लिए ये करेगी, ईस्ट वालों के लिए ये, वेस्ट वालों के लिए ये करेंगी, साउथ वालों के लिए ये। तो इन मुद्दे अगर होते हैं तो मुद्दों को सुलझाने के लिए कुछ क्षेत्रीय परिषदें बनती है। क्षेत्रीय परिषद अब जब होगा ही नहीं यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था, क्षेत्रीय परिषद क्या करेंगी? तो क्षेत्रीय जो परिषद है, याद रखिए, इनका भी प्रावधान संविधान में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रीय परिषदें जो गठित की जाती हैं ये भी संघात्मक विशेषता की तरफ इंगित करती है। क्षेत्रीय परिषद का कब आया कॉन्सेप्ट, तो आपको याद रखना है 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसने सिफारिश करी क्या, जब क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाना चाहिए। और उस समय 5 क्षेत्रीय परिषदें 1956 में गठित कर दी गई। तो यहाँ पे याद रखना 5 क्षेत्रीय परिषद गठित की। फिर आपको बताया, मैं आपको राष्ट्रीय एकीकरण वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें सारे राज्यों के अपन इतिहास देखेंगे। वहां पे आपको ध्यान रखना कि 1971 में नॉर्थ ईस्ट के मानचित्र में बड़ा बदलाव हुआ, तो एक और क्षेत्रीय परिषद यहाँ पे गठित कर दी गई। तो टोटल अभी क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन पूछा जाए आपको, तो टोटल क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 6 है। गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होते। गृह मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम, गृह मंत्री इसके क्या होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं गृह मंत्री। ये आपको याद रखना है। अभी तक अपन ने क्या क्या देखा, सब संघात्मक क्या होता है, संघात्मक वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद में भारत में कौन कौन सी विशेषताएं जो भारत को संघात्मक बनाती हैं। अभी तक क्या समझ में आया कि भारत एक संघात्मक व्यवस्था है, पर अब रुकना, अब देखेंगे कि भारत में से कौन सी विशेषता जो भारत को एकात्मक बनाती है। बात समझ में आ रही है ना? यस। तो अब देखिए, भारत की संघात्मक विशेषता, क्वेश्चन इनमें से एक देगा, निम्न में से कौन सी संघात्मक विशेषता है, निम्न में से कौन सी एकात्मक विशेषता है। अपन ने कह दिया साहब हमारा देश है वो संघात्मक है। कैसे? एक 245 का अनुच्छेद ये कहता है संसद का कानून पूरे देश में लागू होगा, पर साथ में राज्यों को पावर है साहब, राज्यों का कानून अपने राज्यों में लागू हो जाएगा, और संसद को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ बनाने का भी पावर दिया गया है। बोले ठीक है। फिर हमने कहा कि देखो 246 का अनुच्छेद साफ साफ ये कहता है कि एक यूनियन लिस्ट होगी, एक राज्य सूची होगी और एक समवर्ती सूची होगी। इसका मतलब संघात्मक की दूसरी विशेषता शक्तियों का जो विभाजन था वो भी हम में पाया जाता है। साथ में हमने ये भी पढ़ा कि संघात्मक की एक विशेषता ये होती है कि राज्यसभा होगी उस देश में, तो हमारे यहाँ राज्यसभा भी है। तीसरी बात हमने ये भी पढ़ लिया कि सब संविधान सर्वोच्च होता है और लिखित होगा, ये भी हमारे देश में विशेषता पाई जाती है। हमने ये भी पढ़ लिया कि स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। हमने ये भी देखा कि साहब ये जो द्विस्तरीय सरकार होती है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, ये भी हमें विशेषता पाई जाती है। हमने 2 एक्स्ट्रा विशेषता और देख ली, एक अंतर्राज्यीय परिषद की और एक क्षेत्रीय परिषदों की। सारों का सारा कंक्लूजन ये है कि भारत एक संघात्मक है। अभी किसी बच्चे ने क्लास बंद करी वो ये आंसर देके आएगा, भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था है। अब सुनिए, क्या कुछ भारत के संविधान में ऐसी बातें भी पाई जाती है क्या जो भारत को एकात्मक बनाती है? पहले एकात्मक की विशेषता याद करो। अब वहाँ पे केंद्र में ज़्यादा शक्ति होगी, केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होगा, राज्यों को पावर केंद्र के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इसके अलावा आप देखना कि महत्वपूर्ण विषय केंद्र की तरफ कंसंट्रेट किए जाएंगे। आपातकाल जैसे प्रावधान है वो वापस एकात्मक बनाते हैं। तो एकात्मक वाली विशेषता आपके दिमाग में है, आप इनको आसानी से ये देखेंगे कि भारत में शासन व्यवस्था कैसा पाया जाता है। शक्तियों का संकेंद्रण किस में है? अब ये तो
केंद्र में पाया जाता है। लिखित संविधान आवश्यक ही नहीं है, एकल संविधान होगा, एक ही संविधान होगा देश का, एक ही नागरिकता होगी, दोहरी सरकार की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा ये सारी की सारी चीजें क्या बताती हैं कि शासन व्यवस्था एकात्मक होनी चाहिए। भारत में कैसी व्यवस्था है एकात्मक को लेकर, इसका मतलब अपने संविधान की एकात्मक विशेषताएं। एकात्मक विशेषताएं इसको बोलते हैं यूनिटरी फीचर, एकात्मक विशेषताएं। हमने क्या देखा, अब एक एक अनुच्छेद को काटते चलेंगे। अपन ने क्या देखा, विषयों का विभाजन केंद्र राज्यों में क्या रखा है। अब संविधान क्या कहता है, हाँ विषयों का विभाजन तो है, पर संख्या के हिसाब से और इंपोर्टेंस के हिसाब से झुकाव किसकी तरफ चला गया, केंद्र की तरफ। तो देखिए पहले पॉइंट को काट देंगे। हमने देखा विषयों का विभाजन, हम कह रहे हैं विषयों का विभाजन है, पर हम ये भी कह रहे हैं एक तो संख्या और एक महत्व के हिसाब से। आपको पता है कि स्टेट लिस्ट में टोटल विषयों की संख्या 61 है और यूनियन लिस्ट में टोटल विषयों की संख्या 97, 99, अभी 98 है। तो मैं संविधान के हिसाब से 97 लिख देता हूँ या 100 लिख देता हूँ, चलिए। हालांकि ये विषय बदल गए जीएसटी के बाद में, इनकी संख्या आप 62 कर सकते हैं, इनकी संख्या 98 कर सकते हैं, पर अभी आप इतना समझ लीजिए। इसका मतलब सारा पावर तो संसद के पास में है, सारे महत्वपूर्ण विषय संसद को दे दिए, इसके अलावा संख्या के हिसाब से संसद के पास में ज्यादा विषय दे दिए, तो फिर राज्य के पास पावर कहां से आया, बात समझ में आ गया। इसका मतलब भले ही विषयों का विभाजन है, पर झुकाव किसकी तरफ है, झुकाव झुकाव तो केंद्र की तरफ है। और ये तो अपन ने देखा था कि जब दोनों बराबर होंगे तब वहां पे संघात्मक होगा, झुकाव केंद्र की तरफ हो गया। इसका मतलब सेंटर कब पावरफुल है, सेंटर ज्यादा पावरफुल है और स्टेट कम पावरफुल है, ये फॉर्मूला निकल के आया यहाँ से। इसका मतलब भारत कैसा है, एकात्मक होगा। बात समझ में आ गई ना। चलिए अगली बात, ये इंटरेस्टिंग अनुच्छेद है, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 254। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भारत को एकात्मक बनाते हैं, भारत के संविधान के नेचर को एकात्मक। पहले वाले अनुच्छेद संघात्मक बना रहे थे, अब वाले एकात्मक बनाएंगे, फिर इसका कंक्लूजन क्या होगा वो देखेंगे। दूसरी बात, आपको एक अनुच्छेद बताता हूं 248, 248, ये बात करता है अवशिष्ट विषयों की ओर। अवशिष्ट शक्तियां, रेजिड्यूरी पावर, रेजिड्यूरी पावर। इसका मतलब ये है, देखो 1950 में जब अपना संविधान लिखा जा रहा था उस समय शक्तियों का विभाजन तो कर ही दिया, ये शक्तियां केंद्र की, ये शक्तियां राज्यों की, ये दोनों की। पर साथ में उनका विजन तो क्लियर था ही आगे का कि इन फ्यूचर कोई विषय आ जाता, उस समय ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना इंटरनेट बैंकिंग था, ना साइबर क्राइम था, ऐसे थोड़ी सब्जेक्ट थे। उनको थोड़ी पता था कि मोबाइल से भी कोई फ्रॉड करके पैसे निकाल सकता है, ये तो एक बड़ी बात हो गई ना। तो ऐसे विषय जो उस समय किसी भी सूची में नहीं लिखे, ताकि ये अवशिष्ट होंगे और ये केंद्र के पास में हो जाएंगे। इसका मतलब आने वाले समय में तो विषय ये ज्यादा बढ़ेंगे जिनका वहां पे लिखा हुआ नहीं है। भाई ये वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी के जो विषय हैं ये ज्यादा ताकतवर है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सफाई को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, इस प्रकार के जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, स्टेट की पुलिस को लेकर, ये जो सब्जेक्ट राज्यों के दे दिए, पर इधर आप देखिए कि साइबर क्राइम है, टेररिज्म है, इसके बाद में फिनेंशियल फ्रॉड है, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो किसको मिल गए वापस, केंद्र को। क्योंकि यहाँ पे लिखा कि अवशिष्ट जो शक्तियां होती है वो संसद में निहित होंगी। इसका मतलब अवशिष्ट विषयों पर पावर किसके पास में होगा, संसद की। तो वापस किसकी तरफ झुक गया, सेंटर ज्यादा पावरफुल, स्टेट कम पावरफुल, ये लीजिए। जबकि शर्त क्या कहती है, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित होगी, संसद में। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए इधर देखिए, ये लिखा हुआ है कि साहब विषयों का विभाजन होगा, विषयों का विभाजन
एक आपको पता है कि यूनियन लिस्ट बनेगी, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है, सूची है, समवर्ती सूची और राज्य सूची है। ये अपन ने बांट लिया आराम से, एक साथ तख्तियां बटेगी। पर अनुच्छेद 249 ने राज्यसभा को पावर दे दिया, क्योंकि राज्यसभा राज्यों के हितों का प्रोटेक्शन करती है। अगर इन फ्यूचर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये विशेष शक्ति राज्यसभा को क्यों है, क्योंकि राज्यसभा राज्यों के हितों का प्रोटेक्शन करने का काम करती है। लोकसभा को अगर ये पावर होता तो लोकसभा हो सकता है कि मैक्सिमम विषय संसद को दे देती, राज्य वाले भी। अनुच्छेद 249 क्या कहता है, इसमें यह लिखा हुआ है कि 249 में कि अगर राज्यसभा को ऐसा लगता है, राज्यसभा को कि राज्यसभा को ऐसा प्रतीत होता है if state council feels that कि कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का बन गया हो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपके पास था कि जैसे खान और खुदाई करना, खनन कार्य करना, ये राज्य सूची का विषय है, एग्जाम्पल देख लो। और माना कि पूरे राजस्थान में ही या बहुत सारी जगह पे इस प्रकार का खनन में यूरेनियम निकल गया, बहुत बड़ी मात्रा में यूरेनियम इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का एक मिनरल है। तो मतलब अब खनन वाला जो सब्जेक्ट रहा वो अब छोटा मोटा नहीं रहा, तो इंटरनेशनल लेवल का बन गया, राष्ट्रीय क्या। राज्यसभा को लगेगा इस यूरेनियम की खुदाई को ये राज्य मैनेज कर नहीं पाएंगे, तो क्यों ना खनन वाला जो सब्जेक्ट है वो सेंटर को दे देते हैं। तो वो राज्य सूची के विषय को भी नहीं छोड़ा। अगर राज्यसभा को लगता है कि कोई सब्जेक्ट है वो राष्ट्रीय महत्व का है या बन गया है, तो उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, ये आप याद रखना, उपस्थित और मतदान करने वालों को 2/3 बहुमत से राज्यसभा अगर कोई प्रस्ताव पारित कर दे तो वो विषय संसद को मिल जाता है, और उस पर कानून अब संसद बनाएगी अगले 1 साल के लिए। समझ में आ गई? इसका मतलब कोई सब्जेक्ट जो राष्ट्रीय महत्व का प्रतीत होता है तो राज्यसभा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर वह विषय संसद को दे सकती है। अब इस विषय पर कानून राज्यसभा नहीं बनाएगी, संसद। अब इस विषय पर कानून संसद द्वारा बनाया जाएगा। समय कितना होगा? 1 वर्ष। पुनः भी ऐसा किया जा सकता है। का मतलब अब इस विषय पर लोग किसके द्वारा बनाया जाएगा? संसद के द्वारा बनाया जाएगा। और समय इसका कितना होगा? 1 वर्ष के लिए। इसका मतलब ये लो, 1 वर्ष के लिए तो किसी विषय को छीन लिया, किससे? राज्य से छीन के केंद्र को दे दिया, तो यहाँ वापस पावरफुल कौन हो गया? केंद्र हो गया। तो यहाँ पे वापस अब अगर स्टेटस की बात करें तो सेंटर ज्यादा पावरफुल हो गया, स्टेट वापस कमजोर पड़ गया इधर। ठीक, अभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 250, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ाया, और वहां पे अपने देखा कि आपातकाल के समय जो राज्य सूची के कोई भी विषय है उन पर कानून बनाने का काम वापस संसद का हो जाता है। आपातकाल लग गया, पावर केंद्र में चला गया। तो
केंद्र वहां पे कानून बनाएगा, जब तक बनाएगा जब तक आपातकाल रहता है, और आपातकाल खत्म होने के बाद भी 6 महीने तक वो कानून वहां पे एप्लीकेबल रहता है। तो अनुच्छेद 255, अनुच्छेद 250 राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय हालांकि मैंने ये बताया था पढ़ाते टाइम, अगर कभी परीक्षा में पूछा जाए आपसे राष्ट्रीय आपातकाल, ये शब्द संविधान में लिखा हुआ ही नहीं है, इसकी जगह आपात की उद्घोषणा शब्द लिखा हुआ है, आपात उद्घोषणा। किस अनुच्छेद में? 352, अनुच्छेद 352 में। तो 250 क्या कहता है कि अगर 352 के तहत आपातकाल लग गया तो राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? कानून बनाने का काम किसका हो गया? संसद का। और आपातकाल तब तक तो रहेगा जब तक तो कानून रहेगा ही, समय जब तक आपातकाल है, आपातकाल है, पर आपातकाल समाप्ति के बाद 6 माह तक वो कानून प्रभावी रहेगा, 6 माह तक आपातकाल खत्म होने के। देखिए ऊपर वाले में और नीचे वाले में वहां पे 1 साल था और यहाँ पे 6 माह, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, 250 का, अब 250 भी किसको पावरफुल बनाता है? 250 का भी किसको पावरफुल बनाता है? सेंटर को ज्यादा पावरफुल बनाता है, स्टेट को कम पावरफुल बनाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 251 251 पर। देखिए ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ये कहता है कि मान लेते हैं कि 249 के तहत राज्यसभा ने कानून बनाने की शक्ति संसद को दे दी, और 250 के तहत आपातकाल के समय भी कानून संसद बना रही है, पर राज्य अगर उस विषय पर कानून बनाता तो बना सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। पर टकराव हो गया तो संसद का कानून माना जाएगा, वापस राज्यों को कम पावरफुल बना दिया। तो 251 क्या कहता है? 251 ये बताता है कि अनुच्छेद 249 249 एंड 250 की स्थिति में, अब ये आपको ये देख लेना कि 249 और 250 क्या बताता है। कानून राज्य भी बना सकता है इन विषयों पर, इन विषयों पर, इन विषयों पर कानून का पावर किसके पास में आ गया? कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की पावर की शक्ति वापस किसको मिल गई? राज्यों को भी है। बट अगर टकराव हो गया तो फिर किसका कानून माना जाएगा? ऐसी स्थिति में संसद का कानून माना जाएगा, पार्लियामेंट का कानून माना जाएगा, ये सर्वोच्च होगा। मतलब अगर 249 के तहत किसी विषय को, आपको परीक्षा में याद रखना कि अगर 249 के तहत किसी सब्जेक्ट को केंद्र को दे दिया, ठीक, वहां पे केंद्र सरकार तो कानून बनाएगी, खनन वाली बात अपन ने करी थी, राज्य भी कानून बना सकता है, पर दोनों का टकराव हो गया तो फिर किसका कानून मान लिया जाएगा? वहां पे संसद का कानून माना जाएगा। 251 फिर वापस क्या कहता है? सेंटर ज्यादा पावरफुल, स्टेट वापस कम पावरफुल। इसका मतलब झुकाव किसकी तरफ हो रहा है? वापस एकात्म की तरफ हो रहा है। आप अभी 252 छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, और लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। 252 का सीधा संबंध यहाँ से नहीं है। 252 में ये लिखा हुआ कि 2 या 2 से अधिक राज्य अगर संसद को रिक्वेस्ट करते हैं तो किसी विषय पर उनके लिए कानून बना सकती है। जैसे हरियाणा और राजस्थान को ऐसा लगा कि हमारा पर्यावरण को लेकर संसद को हमारे दोनों राज्यों पर कानून बनाना चाहिए, तो संसद बना देगी, और ये जो कानून है इन्हीं 2 राज्यों पर ही लागू होगा। 252 क्या कहता है? 252 में ये लिखा हुआ है कि साहब ये सीधा किसी से संबंधित नहीं है, ये राज्य रिक्वेस्ट कर रहे हैं केंद्र से, तो 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य रिक्वेस्ट करते हैं, संसद को अनुरोध करें, संसद को क्या करें? अनुरोध, तो फिर संसद इनके लिए कानून बना सकती है, इन राज्यों के लिए कानून बना सकती है, पर ये इन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने रिक्वेस्ट करी है, इन्हीं राज्यों पर लागू। ये नोट्स आपको मैं टेलीग्राम का नीचे लिंक लगवा रहा हूँ, उस पर मिल जाएंगे, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज वो नोट्स मिल जाएंगे। जैसे कमीशन आयोग वाले आपको मिल ही गए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग से चैनल है, आप वो टेलीग्राम का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो केवल इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, अलग से मैं मेंशन करवा दूंगा। आप अगर इंडियन एजुकेटर इंग्लिश मीडियम सर्च करेंगे तो आपको शायद इंग्लिश मीडियम वाला चैनल मिल जाएगा,
और जीके महेश भास्कर सर्च करेंगे तो वहां पे मैंने लिंक डाला हुआ इंग्लिश वाला भी, वो देख लेना थोड़ा सा। 252 में ये क्लियर हो गया। 253 इंटरेस्टिंग है। 253 क्या कहता है? 253 ये कहता है कि अगर कोई, जैसे आपको पता है कि 1971 का टाइम था जब स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ, फिर रियो डी जेनेरिया कन्वेंशन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते को लागू करने के लिए अगर किसी विषय पर संसद को भारत में कानून बना तो बना सकते हैं, जैसे मानवाधिकार को लेकर, जैसे शिक्षा को लेकर, जैसे पर्यावरण को लेकर। प्रधानमंत्री जी विदेश गए और वहां किसी समझौते पर हस्ताक्षर करके आ गए कि हम पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। अब वो राज्य में आते ही, भारत में आते ही पर्यावरण को लेकर कानून पास कर सकते हैं और वो पूरे भारत में लागू होगा। क्यों? क्योंकि वो तो अंतर्राष्ट्रीय संधि पर साइन करके आ गए। राज्य कहेंगे सर पर्यावरण तो हमारा सब्जेक्ट था, तो क्या हुआ, हम वहां पे साइन करके आए तो अब आपको भी लागू करना पड़ेगा, हमारा बनाया गया कानून। तो फिर संसद का बनाया गया कानून पूरे भारत में लागू हो जाएगा। ये बात 253 कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते के तहत अगर कोई करार कर लिया जाता है तो वहां पे संसद कानून बनाएगी। फिर अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 253, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता इसको लागू करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रीटी एंड कन्वेंशन के लिए अगर कानून बनाना हो तो वो कानून बनाने की जिम्मेदारी किसको होगी? पार्लियामेंट को। यहाँ पे कानून किसके द्वारा बनाया जाएगा? संसद के। तो इसका मतलब वापस सेंटर ज्यादा पावरफुल हो गया, स्टेट वापस कम पावरफुल हो गया। ये बात 253 में लिखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते को लागू करने के लिए अगर कानून बनाना हो तो संसद कानून बना देगी और वो कानून पूरे भारत में लागू होगा। अब वहां पे राज्यों की ऑटोनॉमी है या नहीं है उसे क्या मतलब है, क्योंकि कानून किसके द्वारा बनाया जाएगा? कानून तो ऑब्वियस ही बात है कि सेंटर के द्वारा बनाया जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? अंतिम बात क्या है? अंतिम बात है कि जो समवर्ती सूची जो आपको दी थी कि समवर्ती सूची पर अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी, वो भी यहाँ से छीन लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर समवर्ती सूची है वहां पे संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, टकराव हो गया तो संसद का कानून माना जाएगा। ये 254 में लिख दिया। 254, 254, 254 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर संसद, एक बात, संसद समवर्ती सूची की बात है, अगर कोई समवर्ती सूची है, कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची की अगर बात करेंगे, इस पर कानून कौन बना सकता है? समवर्ती सूची पर इस पे कानून राज्य के द्वारा बनाया जा सकता है और संसद के द्वारा भी। संसद पर अगर टकराव हो गया, टकराव, तो टकराव में किसका कानून माना जाएगा? संसद का। इसका मतलब 254 वापस किसको पावरफुल बनाता है? सेंटर को। और यहाँ पे स्टेट कम पावरफुल हो गया। तक क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि अब भारत की एकात्मक विशेषता है। पीछे देखा तो भारत संघात्मक दिख रहा था, इन विशेषताओं को देखा तो एकात्मक दिख रहा है। कुल मिला के निष्कर्ष अभी तक निकल नहीं रहा है। इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना कि कुछ संघात्मक विशेषताएं, कुछ एकात्मक विशेषताएं, भारत की कुछ संघात्मक विशेषताएं, भारत की कुछ एकात्मक विशेषताएं, पर अभी तक निष्कर्ष निकला नहीं। साथ ही साथ में अगर आप देखना चाहें द्वितीय स्तर की सरकार का, तो कुछ और अनुच्छेद है जो कम पावरफुल बनाते राज्य को। कैसे? अनुच्छेद 257 क्या कहता है इंटरेस्टिंगली, कि राज्य जो सरकार है, स्टेट जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य जो सरकार है, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट निर्देश देगी अनुच्छेद 257 के तहत कि एक तो हमारी रेल की पटरियां हैं, एक जो संचार के साधन है, इनका आप ध्यान रखेंगे। अब इसका मतलब केंद्र ज्यादा पावरफुल है, राज्यों को निर्देश दे रहा है इनका आपको ध्यान रखना है। ध्यान नहीं रखा तो 365 में लिखा हुआ है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के दिए गए निर्देशों का पालन राज्य नहीं करेंगे तो 356 के तहत आपातकाल लगवा दिया जाएगा। तो इसका मतलब राज्य का पावर बचा कहां पे है? तो और क्या लिखना है? और लिखना अनुच्छेद 257, दो अनुच्छेद साथ में लिखते हैं 257 और एक लिखते हैं 365 का अनुच्छेद, 257 और 365। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि निर्देश है केंद्र सरकार के, निर्देश, निर्देश क्या है? ये है कि साहब संसद जो है, ये केंद्र सरकार, संसद नहीं, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार लिखना सही नहीं, यहाँ पे संघ सरकार लिखना चाहिए पर लिख देते हैं केंद्र सरकार राज्यों को रेलवे पब्लिक संचार साधनों हेतु निर्देश दे सकते हैं।
आपको लगेगा इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। सरकार ने कहा कि आप हमारी रेलवे पटरियों का ध्यान रखना, ममता बनर्जी कहते हैं नरेंद्र मोदी को कि हम नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। इसका मतलब 365 क्या कहता है कि अगर केंद्र सरकार के निर्देश, केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन पालन राज्य सरकार नहीं करे, राज्य सरकार नहीं करे तो 356 के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है। 356 के तहत आपातकाल। तो अब आपको समझ में आ गया। वैसे मैंने आपातकाल पढ़ाया तो बताया था कि आपातकाल लगाने का एक आधार 365 भी है, 365 भी लिखा हुआ है। और इनडायरेक्ट रूप से 257 भी तो आधार बन ही सकता है, क्योंकि 257 जुड़ा हुआ 365 से और 365 जुड़ा हुआ 365 का उल्टा 356 से। अब यहाँ भी कौन पावरफुल हो गया? वापस यहाँ पे किसको पावरफुल बना दिया आपने? केंद्र को पावरफुल बना दिया। इसका मतलब भारत में एकात्मक विशेषता है। और देखते हैं, आपने अखिल भारतीय सेवाओं का नाम सुना होगा, ऑल इंडियन सर्विसेज का नाम सुना होगा। अखिल भारतीय सेवाएं भारत में ये मान के चलिए कि 3 अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज, इनको लेकर भी क्या है वो आपको मैं समझा देता हूँ, 1 मिनट। अगली बात, अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विस से क्या फर्क पड़ता है अखिल भारतीय सेवाओं से? आपने देखा होगा भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। हालांकि संविधान में जो अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है वो असल में नहीं है, जो है उसका उल्लेख नहीं किया गया है। कैसे? भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? 3, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वन सेवा, पुलिस सेवा और प्रशासनिक सेवा। मूल संविधान में ये 2 थी, 1966 में वापस जोड़ी। और याद रखिए इसका उल्लेख अभी संविधान में कहीं नहीं है। इसकी जगह किसका उल्लेख है? अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का। क्वेश्चन कभी क्या पता ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। ये असल में आज भारत में अखिल भारतीय सेवा नहीं है, जो है उसका उल्लेख संविधान में नहीं है। संविधान में 3 अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है, इसका उल्लेख नहीं है, पर ये अभी भी है। याद रखिए ऐसा क्वेश्चन कभी आए तो वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, याद रखिए। ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है? अखिल भारतीय सेवाओं से फर्क पड़ता है, इसमें आपको कुछ अनुच्छेद ध्यान रखने हैं। 309, 310 और 311 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर 3 अनुच्छेद हैं जो आपको याद रखने हैं। 309, 310, 311। अब देखिए अनुच्छेद 309 ये कहता है कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की सेवा शर्तें संसद तय करेगी। इसे क्या क्या निष्कर्ष निकला वो निकालते हैं। 309 में लिखा हुआ कि इनकी सेवा जो शर्तें हैं संसद तय करेगी। 310 में यह लिखा हुआ कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे बने रहेंगे। एक याद रखना, प्रसाद का सिद्धांत। तीन 310 से जुड़ा हुआ है। और 311 तो फिर हद ही कर दी कि इनको राष्ट्रपति से नीचे कोई अधीनस्थ अधिकारी हटाएगा ही नहीं, तो हटाना राष्ट्रपति द्वारा। आप सोचोगे ये यहाँ पे क्यों बता रहे हैं? अखिल भारतीय सेवा जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, इनकी जो अपॉइंटमेंट है, इनकी नियुक्ति यूपीएससी के द्वारा की जाती है।
इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति यूपीएससी करती है। ट्रेनिंग केंद्र सरकार द्वारा दिलाई जाएगी। फिर कैडर अलॉट होते हैं इसमें। पहले कैडर का सिस्टम अलग था और 2018-19 के बाद में कैडर का एक अलग सिस्टम है, उस पर कभी बात करेंगे इंटरेस्टिंगली। कैडर अलॉट होके राज्य में आ गए। मान लो कि कोई ऑल इंडिया सर्विस का एक आईएएस अधिकारी राजस्थान में आ गया, भेजा हुआ किसका है? सेवा शर्तें कौन तय करेगा? वेतन भत्ते राज्य देंगे, वेतन भत्ते तय संसद करेगी। असल में देखा जाए तो काम किसके लिए करेंगे? राज्य के लिए करेंगे। पर काम सौंपे किसके द्वारा किए गए? काम के लायक किसने बनाया? केंद्र सरकार ने। बात किसकी मानेंगे? केंद्र सरकार की। क्यों? राज्य इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, ज्यादा ज्यादा इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, एपीओ कर सकते हैं इनको। और अगर इनको सस्पेंड भी करना है, नौकरी से हटाना अलग होता है, सस्पेंड अलग होता है, तो भी केंद्र सरकार को पूछना पड़ेगा, पार्लियामेंट को पूछना पड़ेगा। इसका मतलब ये तो फिर ऑल इंडिया सर्विस की एक आईपीएस अगर अड़ जाए तो अड़ जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप उनका। राज्य क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसफर करके उनको कौन सा सब इंस्पेक्टर बना देंगे? आईपीएस तो फिर आईपीएस ही रहेंगे ना। तो याद रखिए, आईपीएस है, आईएएस, आईएफएस अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी को लेकर खास पार्लियामेंट, खास राज्यों के पास में कोई शक्ति नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? इनका ट्रांसफर कर सकते हैं, एपीओ कर सकते हैं। इनको अगर बर्खास्त भी करना है तो आपको केंद्र को पूछना पड़ेगा। इंक्वायरी बैठानी है तो आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की, संघ सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। कुल मिला के इनका जो जो सिस्टम है वो खतरनाक है। इसका मतलब आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो अच्छी बात है, आप अगर डीएसपी बन के आप आईपीएस प्रमोट होते हैं तो याद रखिए, अगर आईपीएस अपनी बात पे अगर अड़ जाए तो फिर राज्य उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आईपीएस या आईएएस। क्यों? क्योंकि 309, 310 और 311 अनुच्छेद इनको स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं, विशेष संरक्षण देते हैं। राज्य ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर कर सकते हैं इनका, या फिर अगर इंक्वायरी भी बैठानी है इनके खिलाफ या फिर सस्पेंड भी करना है तो पहले केंद्र सरकार को पूछना पड़ेगा। अब आप देख लीजिएगा, अगर सेम सरकारें हैं तो ठीक है, अदरवाइज राज्य में कोई दूसरी सरकार, केंद्र में कोई दूसरी सरकार, तो फिर वो एक आईपीएस क्या क्या तांडव कर सकते हैं राज्य में, वो आपको पता है इस बात का। चलिए, बहरहाल 310, 309, 311 ये तीनों जो अनुच्छेद है, इन अनुच्छेदों का आपको ध्यान रखना है कि साहब ये स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं तो मानेंगे किसकी बात? केंद्र की। तो राज्य में अपनी मनमर्जी कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार की ज्यादा चल रही है राज्यों में, क्योंकि आईपीएस अधिकारी है, आईएएस अधिकारी है, आईएफएस अधिकारी है, वो किसकी बात मानेंगे? वो भी इस बात है, केंद्र सरकार की बात मानेंगे। तो ये भी अपने आप एक प्रावधान हो गया। अगली बात इंटरेस्टिंग, ये तो है ही है, साथ में इनका एक बॉस और आता है, राज्यपाल। राज्यपाल किसके द्वारा होते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा। वो वही करेंगे जो केंद्र सरकार के निर्देश होंगे, केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में राज्य में आते हैं। तो फिर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो पावरफुल कौन हो गया वापस? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगला लिखिए, राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति किसके कहने पर? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वापस ताकतवर कौन हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट। आपातकाल के प्रावधान, आपातकाल के प्रावधान, आपातकाल की तो इमरजेंसी प्रोविजन है, वो भी भारत को एकात्मक बनाते हैं। क्यों? आपातकाल के समय सारी शक्ति किसकी तरफ चली जाती है? केंद्र सरकार की तरफ चली जाती है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता वापस प्रावधान हो गया, एकल नागरिकता। नागरिकता। अगली बात आप ध्यान रखेंगे, एकल संविधान है यहाँ पे, एक संविधान है केवल, एकल संविधान। ये भी किसकी विशेषता होगी? एकात्मक की। इसके बाद में एकल सुप्रीम कोर्ट। देखिए, एकल या एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। ये समझ में नहीं आया होगा। भारत में कैसा सिस्टम है? नीचे लोअर कोर्ट, बीच में हाई कोर्ट, ऊपर सुप्रीम कोर्ट। अंतिम कोर्ट कौन सा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक होता है। अमेरिका में 51 सुप्रीम कोर्ट है। यस, 50 तो उनके राज्यों के, एक केंद्र का। इसका मतलब हर एक राज्य का सुप्रीम कोर्ट है। भारत में तो एक ही सुप्रीम कोर्ट है। इसका मतलब एकात्मक विशेषता हो गई है। कुल मिला के इससे ये निष्कर्ष निकला कि भारत एकात्मक है। पीछे वाले से निकला कि भारत संघात्मक है क्या? देखते हैं अभी, और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। ये तो है ही है, साथ में सबसे बड़ा जो ताकत का स्रोत होता है वो मनी होता है, पैसे होता है। अब केंद्र सरकार पर डिपेंडेंसी है राज्यों की, वित्तीय निर्भरता भी केंद्र सरकार के ऊपर है राज्यों की, तो वहां पे फिर वापस एकात्मक विशेषता हो जाएगी। अनुच्छेद 275 देखेंगे,
अनुच्छेद 280, 282, 93, 304, ये अनुच्छेद क्या कहते हैं कि फिनेंशियल जो ऑटोनॉमी है, वित्तीय निर्भरता है, वो भी किसके ऊपर हो गई, राज्यों के केंद्र पर। तो वापस केंद्र शक्तिशाली हो गया, एकात्मक विशेषता हो गई। अब लिखते हैं वित्तीय संबंध या फिर वित्तीय निर्भरता, फिनेंशियल डिपेंडेंसी। फिनेंशियल डिपेंडेंसी, वित्तीय निर्भरता, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद अपन को डिस्कस करने? 275, 280, 282, 293 एंड 304। ये अनुच्छेद वापस केंद्र को पावरफुल बनाते हैं और एकात्मक विशेषता की तरफ लेके जाते हैं। कौन से? 275 आर्टिकल है, 280 आर्टिकल है, 282 आर्टिकल है, 293 आर्टिकल है, 304 आर्टिकल है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। सबसे पहले बात करते हैं, एक एक बात इस पे कर लेते हैं कि 275 जो है वो बताता है कि साहब केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि टोटल भारत में जो राज्य है उनमें से कुछ राज्यों को अनुदान देना है, ग्रांट देना है, पैसे देने हैं, तो अपनी मर्जी से देते हैं। अब जो राज्य जिनके साथ में अच्छा रिलेशन रखेगा तो ज्यादा अनुदान मिल जाएगा, जो राज्य कम रिलेशन रखेंगे उनको कम अनुदान मिलेगा। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग अनुदान होगा, वित्त आयोग की सिफारिश पर होगा वो तो, पर हाँ होगा अलग अलग। का मतलब देखा जाए तो राज्य हाथ फैला के खड़े होते हैं केंद्र की तरफ कि हमें पैसा दो, और यहाँ बात करोगे बराबर की ताकत है, बराबर की ताकत कहाँ से हुई, पैसे कहाँ से लेके आने, आपको केंद्र सरकार से लेके आने। इसका मतलब 275 का जो आर्टिकल, 275 का आर्टिकल, ये क्या कहता है? कुछ राज्यों को अनुदान, कुछ राज्यों को अनुदान, स्पेशल ग्रांट फॉर सम स्टेट, कुछ राज्यों को अनुदान। इसका मतलब अगर राज्यों को ग्रांट लेना, अनुदान लेना है, पैसे लेना है, तो किससे लेंगे? केंद्र सरकार की संचित निधि से। तो किसके द्वारा दिया जाएगा? राज्य के, केंद्र के द्वारा। और अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग। अलग अलग, एक बात तो हो गई ये। दूसरा दूसरा अब आपके दिमाग में ये जो दिया जाएगा वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाएगा, वित्त आयोग की सिफारिश पर। वित्त आयोग की सिफारिश पर, इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंस कमीशन है वो सिफारिश करेगा तो अनुदान देना है। तो आप कहोगे फिर तो अच्छी बात है, वित्त आयोग वो संवैधानिक बॉडी है, वो जैसा कहेगा वैसा ही देना पड़ेगा, तो फिर तो बहुत क्लियर हो गया ना। 280 में लिखा हो कि वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति वही करेंगे जो प्रधानमंत्री जी कहेंगे। प्रधानमंत्री जी उन्हीं लोगों को वित्त आयोग में सदस्य बनाएंगे जो उनके फेवर के, और उतनी सिफारिश करेंगे जितनी वो चाह रहे हैं। वापस शक्तिशाली कौन हो गया? केंद्र सरकार। अनुच्छेद 280, वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। सदस्य कितने होंगे? 1+4। कब किया जाएगा? प्रत्येक 5 वर्ष बाद। और ये सिफारिश देंगे, सिफारिश किसको? रिकमेंडेशन करेंगे राज्यों को अनुदान देने की, राज्यों को हिस्सा देने की, टैक्सेशन में हिस्सा देने की। पर यहाँ मेरा टॉपिक वित्त आयोग आपको नहीं पढ़ाना, मेरा ये बताना है कि फाइनेंस कमीशन जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट उन्हीं को करेंगे, प्रधानमंत्री जी कहेंगे, प्रधानमंत्री उन्हीं को करेंगे, जो उनके फेवर के वो उतना ही रिकमेंड करेंगे। तो वित्त आयोग भी कोई खास नहीं हुआ। 282, 282 कहता है कि संघ या राज्य है वो अपने राजस्व से कुछ वे कर सकते हैं। तो संघ जो सरकार है, 282, यूनियन जो है वो अपने राज्यों में से कुछ राजस्व है का वे किया जा सकता है। राज्यों को वापस अनुच्छेद 282 के तहत संघ द्वारा कुछ राजस्व वे किया जा सकता है। राजस्व वे अपने हिसाब से करेंगे, किसको कितना देना वो अपने हिसाब से दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 282, राजस्व व्यय,
जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देना है, राजस्व में देना है, वो संसद अपने हिसाब से तय करके देगी कि कितना कितना अनुदान को देना है। राज्य कहेंगे हम बाहर से उधार ले लेते हैं, आप नहीं ले सकते, आपको केंद्र को पूछना पड़ेगा। 293 वापस ये कहता है कि राज्य अगर उधार लेना चाहे तो वो संसद की या संघ की गारंटी या शर्तों पर ही ले सकते हैं, बाहर से उधार भी नहीं ला सकते। तो फिर काय का संघात्मक हो गया। 293 का आर्टिकल देखते हैं। 293 कहता है कि राज्यों की उधार लेने की शक्ति, राज्यों की उधार लेने की शक्ति, राज्यों की उधार लेने की जो शक्ति है वो कौन सी होगी? संघ की शर्तों के अधीन, शर्तों पर ही आप उधार ले सकते हैं। इसका मतलब आप उधार भी बाहर से नहीं ला सकते। ये वापस ताकतवर किसको बनाता है? ये वापस ताकतवर केंद्र सरकार को बना देता है। ठीक। अंतिम अनुच्छेद 304, अनुच्छेद 304, अनुच्छेद 304 ये कहता है कि दो राज्यों के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है, दो राज्यों के बीच में अगर व्यापार होता है, जैसे राजस्थान और हरियाणा का एग्जांपल लेते हैं, राजस्थान और हरियाणा के बीच में अगर व्यापार होता है तो व्यापार पर राजस्थान को लगेगी रोक लगा देनी है हमें, तब हमारा व्यापार चलना चाहिए दूसरे राज्यों से। यहाँ पे जैसे हरियाणा में जैसे मान लो कारें सस्ती है और वहां से कार यहाँ पे राजस्थान में आती है, वो तो टैक्स के हिसाब से है, पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो वहाँ पे प्लांट है, मशीनरी, कम खर्चा आता है, तो वहाँ की कार यहाँ पे बिकेगी, 2 लाख की कार 1,80,000 में बिक जाएगी, तो हरियाणा की कारें यहाँ पे बिकेंगी, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर राजस्थान सोचता है कि नहीं, हम रोक लगा देते हैं हरियाणा से जो कारें आती है राजस्थान में। ये केवल उदाहरण है। तो इसके लिए राज्य विधानमंडल को एक आदेश पारित करना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा, उससे पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो वापस ताकतवर कौन हो गया? केंद्र सरकार हो गया। तो दूसरे राज्यों से व्यापार प्रतिबंध करने, व्यापार प्रतिबंध लगाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी, पूर्व मंजूरी आवश्यक है। किसकी? राष्ट्रपति की। इसका मतलब कौन ताकतवर हुआ? वापस केंद्र सरकार ताकतवर हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा है। भारत में संघात्मक व्यवस्था है कि एकात्मक है, बहुत सारे लक्षण संघात्मक के नजर आ रहे हैं, बहुत सारे एकात्मक के नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारे विद्वान परेशान हो गए। इन्होंने कहा कि साहब, केसी वीहर नामक एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि भारत अर्ध संघात्मक है, ना तो संघात्मक है ना एकात्मक है। क्या? अर्ध संघात्मक। आइवर जेनिंग्स एक विचारक हुए, उन्होंने कहा कि ये एकात्मक लक्षणों वाला संघ है। मोरिस जोन्स ने कहा ये सौदाबाजी का संघ है, और ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा ये सहकारी संघवाद है। ये कथन पूछे जाते हैं परीक्षा में, भारत के संघवाद को लेकर विभिन्न विचारकों के कथन। अब देखते हैं कि भारत का अब क्या है, ये तो समझ में आएगा ही नहीं। आप मान के चलिए कि संघात्मक है। अब आपको ध्यान रखना कि भारत के संघात्मक व्यवस्था को लेकर कुछ कथन है, जो कथन वो आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। किस विचारक का कौन सा कथन है? तो केसी वीहर एक विचारक हुए हैं। इन विचारकों के कथन बहुत बार परीक्षा में डायरेक्ट कोट करके पूछे जाते हैं कि क्या ये कथन किसका कहा हुआ है? अर्ध संघात्मक किसने कहा? तो अर्ध संघात्मक केसी वीर ने क्या कहा कि साहब ये बात कैसा है? अर्ध संघात्मक है। इन्होंने खूब स्टडी किया इसको लेकर, इन्होंने कहा कि भारत अर्ध संघात्मक है। इसके बाद आप आइवर जेनिंग्स का नाम आपने सुना होगा। इसने कहा, इन्होंने कहा कि एकात्मक लक्षण वाला संघ है, एकात्मक भी है और संघ भी है। आइवर जेनिंग्स। ठीक है साहब, एकात्मक लक्षण वाला संघ है। फिर आए मोरिस जोन्स, उन्होंने कहा कि सौदाबाजी का संघ है। मोरिस जोन्स।
बार्गेनिंग फेडरलिज्म। ठीक। इसके बाद एक विचारक है जिनका नाम आपने पता बहुत जगह कोट होता है, ग्रेनविल ओस्टिन का। इन्होंने सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, ग्रेनविल ओस्टिन। इन्होंने सहकारी संघवाद का। अब ऐसा है कि साहब भारत का ऐसा विशिष्ट है कैसे, कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो किस प्रकार से विशिष्ट है, कौन कौन सी चीजें हैं जो भारत के फेडरलिज्म को विशिष्ट बनाती हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो भारत का फेडरलिज्म एक अलग ही फेडरलिज्म है। ये विशिष्ट क्यों है, हेडिंग क्या लगाएंगे? विशिष्ट क्यों है? सबसे पहले तो ये है कि साहब यहाँ पे बहुलता बहुत पाई जाती है, बहुलतावादी सेंस करती है, बहुल सेंस करती है। और दूसरा ये है कि साहब यहाँ के जो राज्य हैं वो अमेरिका की तरह समझौते का परिणाम नहीं है। और अंतिम बात है कि भारत के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो किया जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ये आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेंस में। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, स्पष्ट कीजिए कि भारत विनाशी राज्यों का मतलब राज्यों का विनाश किया जा सकता है, राज्य तोड़ के अलग बनाए जा सकते हैं। आपने नीचे 2-3 पढ़े होंगे। पर यहाँ का जो संघ है ये तो डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स का अनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन है। तो डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट का अनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन है। ये भारत का क्या है, मतलब संघ है। तो सबसे पहले देखा कि साहब संघ क्या होता है, संघवाद की प्रणाली क्या है, संघात्मक विशेषताएं कौन सी होती हैं, भारत के संविधान की एकात्मक विशेषताएं कौन कौन सी हैं, फिर भारत का जो फिर सिस्टम है वो किस प्रकार से यूनिटरी है, किस प्रकार से फेडरल है, विभिन्न सारे विचारकों ने क्या क्या कथन कहे। अब आप देखना चाहें तो कुछ एक दो कमीशन आयोग और है भारत में प्रशासनिक सुधारों को लेकर। चाहे तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे नहीं लिख सकते, पर नाम नाम आपको लिखवा देता हूँ, क्या पता परीक्षा में क्वेश्चन बन जाए। तो प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रमुख आयोग, इनकी केवल आप अभी क्या याद रखेंगे, डेट। और जब केंद्र राज्य संबंध वापस से अलग टॉपिक पढ़ेंगे अपन, तब अपन देखेंगे साहब वो जो प्रमुख कमीशन प्रमुख आयोग है इनने क्या क्या सिफारिशें की। तो प्रशासनिक सुधार आयोग सबसे पहले आप लिखेंगे, प्रशासनिक सुधार आयोग। उन्नीस में बना और 1969 में सिफारिश दी। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद की सबसे बड़ी सिफारिश दी, इंटर स्टेट काउंसिल की। अब अंतर्राज्यीय परिषद क्या करनी चाहिए, बननी चाहिए। इसके बाद में राजमन्नार आयोग बना, राजमन्नार आयोग, राजमन्नार आयोग। ये 1969 में बनाया गया। इसके बाद में एक सहाय समिति और बनी 1971 में, सहाय समिति। भगवान सहाय जी के 71। इसके बाद में आनंदपुर साहिब एक प्रस्ताव आया 1973 में। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973। आपको पता है कि केंद्र राज्य संबंधों में सुधार को लेकर, केंद्र राज्य संबंध किस प्रकार से अच्छे हो,
इसको लेकर आपको पता है कि RS सरकारिया, रणजीत सिंह सरकारिया एक आयोग बनाया गया, एक मदन मोहन पुंछी आयोग भी बनाया गया, और MM वेंकटचलैया की अध्यक्षता में एक संवैधानिक कमीशन आयोग बनाया गया। तो सरकारिया आयोग, (1983). इसके बाद में MM पुंछी आयोग, मदन मोहन पुंछी आयोग 2007 में। कुल मिला के आपको कभी ये इसका हिस्सा नहीं है, पर कुल मिला के कभी अगर ये पूछा जाए कि प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना, राजमंदार आयोग कब बना, सहायता समिति कब बनी, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, सरकारी आयोग MM पुंछी। एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि कौन से आयोग ने सिफारिश दी कि अखिल भारतीय सेवाओं को खत्म कर दिया जाना चाहिए, ऑल इंडिया सर्विस को। राजमंदार आयोग ने सिफारिश करी, ऑल इंडिया सर्विस को खत्म करना चाहिए, ऑल इंडिया सर्विस को खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद में इसका जो सेकंड पार्ट है वो केंद्र राज्य संबंधों को लेकर। अगला केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ये केंद्र राज्य संबंध 3 प्रकार के, जो आपके अभी वाले सिलेबस का हिस्सा नहीं है। RS मेंस के लिए केंद्र राज्य संबंध अलग से एक टॉपिक, या UPSC के लिए अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे। नोट्स आपको अवेलेबल हो ही जाएंगे। कोशिश मैंने की कंटेंट को थोड़ा सा समेटने की। ये टॉपिक कम से कम 8-9 घंटे का अगर ठीक से पढ़ाया जाए, ठीक से का मतलब ठीक से ही। ये भी मैंने लास्ट टाइम में थोड़ा जल्दी जल्दी करके ऐसे करा दिया कि आपका इतना धैर्य होगा नहीं एग्जाम की वजह से। अदरवाइज कम से कम 8 घंटे या 9 घंटे इस टॉपिक को लगने ही चाहिए मेरे हिसाब से, न्याय करने के लिए। तो ऊपर का पढ़ने के लिए फिर आप एक दिन में पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, जिसमें राष्ट्रीय एकीकरण, गठबंधन सरकारें मैंने करवा दी, राष्ट्रीय एकीकरण, और जो जो टॉपिक आपके बचे हुए हैं वो टॉपिक अपन सारे कवर कर लेंगे। पॉलिटी के मैराथन क्लास, आयोग वाली क्लास शायद आज आपको मिल जानी चाहिए, कल आपको मिल जानी चाहिए। अभी आप इस क्लास को अच्छे से देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।